होम्योपैथी ये कहती है कि अगर आप लाइफस्टाइल डॉक्टर के कहे अनुसार चलोगे तो आपकी जो एलोपैथी के ऊपर डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल जीरो पे आ सकती है। तो 80% आपका लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए, आपकी डाइट मैनेज्ड होनी चाहिए एंड 20% दवाई काम करेगी। अब आपके पास सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए भी होम्योपैथी में कोई इलाज है क्या? जो मेन चीज़ मैंने देखी है ना वो ये देखी कि प्रोपोर्शन के हिसाब से मेल ज़्यादा आते हैं, फीमेल ज़्यादा आती हैं। जैसे लोग डायबिटिक हैं या हाइपरटेंशन वाले हैं, उनको कितनी रिलीफ मिल सकती है होम्योपैथी से? कितनी रिलीफ मिल सकती है, एक डॉक्टर की अर्निंग तो अपना पेशेंट ठीक होना ही होता है ना। न्यूबॉर्न्स और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या होम्योपैथी इज फीजिबल? फिजिबल भी है, फेवरेबल भी है एंड वेरी फ्रूटफुल। डॉक्टर साहब, एडिक्शन को लेकर के भी हमारे पास कुछ सॉल्यूशंस हैं होम्योपैथी में। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोन टॉक्स। और आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। हर नेम इज डॉक्टर कंचन उप्रेती। शी इज अ सक्सेसफुल होम्योपैथ प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली एंड शी इज आल्सो अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल. This program is sponsored by Psychonal Matrimonial Services Limited, a leading offline matrimonial services in India. Let's start the conversation. Welcome to the show, Dr. Kanchan. थैंक यू सो मच। आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे साथ आज टाइम निकाल के आए। थैंक यू सो मच। टू स्टार्ट विथ, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, विल गो वन बाय वन। हाँ जी। सबसे पहले तो व्हाई डिड यू गेट इनटू होम्योपैथी? एक्चुअली होम्योपैथी बेसिकली जो मेरा था हमेशा से, वेल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर, जब मैं अपना एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी थी, मेडिकल एग्ज़ाम के लिए, तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि होम्योपैथी करना है, MBBS करना है। मुझे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस था कि मुझे सर्व करना है, राइट। आई वॉन्टेड टू सर्व पीपल। अब उसमें दो थे, आइदर थ्रू एजुकेशन और थ्रू मेडिकेशन। सो मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी मेडिकेशन थी, ठीक है। तो हमेशा से यही रहा है। तो फिर मैंने जब एग्ज़ाम दिया, देन अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एंड एवरीथिंग आई गॉट इनटू द कॉलेज ऑफ होम्योपैथी। सो मुझे मतलब हमेशा से ऐसे सेटिस्फैक्शन रहा है कि आई एम इनटू होम्योपैथी एंड बहुत अच्छे से ऐसे लगता है कि जैसे नेचुरली हीलिंग प्रोसेस है और बहुत पेशेंट्स ठीक हो रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत सेटिस्फैक्शन देती है खुद को। आपकी फैमिली में कोई और डॉक्टर भी है? नॉट माई रियल ऐसे कुछ है नहीं, बट लाइक फर्स्ट कजन्स एंड अदर कुछ रिलेटिव्स हैं जो डॉक्टर्स हैं। तो होम्योपैथी में इंटरेस्ट कैसे आया? एक तो आप आए इस प्रोफेशन में, फिर इंटरेस्ट भी होना, मुझे लगा शायद आपकी फैमिली में कोई होम्योपैथ नहीं है, बेसिकली एलोपैथिक बैकग्राउंड से हैं रिलेटिव्स भी जो हैं। बट द थिंग इज़, वो बोलते हैं ना कि जब आपने कोई चीज़ खुद से देखी है होते हुए, राइट, लाइक परसेप्शन डज नॉट नीड एनी प्रूफ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत ही नहीं होती जी। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैंने देखी है अपनी फैमिली में। माय पेरेंट्स वो हमेशा से होम्योपैथी लेते थे। अच्छा। मेजरली उन्होंने हमेशा होम्योपैथी बहुत ली है। तो थोड़ा हमें होम्योपैथी के बारे में बताएं, थोड़े इस सब्जेक्ट को लेकर के थोड़ा सा। जी बिल्कुल। होम्योपैथी का अगर देखा जाए तो जैसे एक चीज़ बहुत सब लोग जानते हैं जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं, समान रोग समान औषध जी। रोग बीमारी, औषध हमारी दवाई हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है होम्योपैथी बेस्ड होती है आपकी लॉ ऑफ सिमिलर्स पे, लाइक क्योर्स लाइक। अच्छा, ठीक है, लाइक क्योर्स लाइक। अब होता क्या है कि इसमें जैसे एक सब्सटेंस है जो किसी हेल्दी इंडिविजुअल को अगर हम देते हैं वो कोई सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है, तो वही सब्सटेंस उसी इंडिविजुअल के अंदर वो बीमारी भी ठीक कर सकता है। अच्छा, दिस इज आपका सिंपल, ये सिंप्लीफाई करके बोले तो ये होता है आपका समान औषध समान रोग, ये वाली चीज़ है, ठीक है। लाइक क्योर्स लाइक। तो ऐसे होता है जो दवाई, ये स्टार्ट जब हुआ था एक्चुअली डॉक्टर हेनेमन, who is the father of homeopathy and he is a role model of every homeopath I would say, because अगर हम रूट्स में देखते हैं ना तो अपनी रूट से जुड़े रहना चाहिए। तो रूट्स वहीं से स्टार्ट हुई हैं। कहाँ से थे वो? जड़, वो जर्मनी से थे। ओके, राइट। तो वो जो है वहीं से ये था। तो अब बेसिकली क्या है कि ये जो आपका पूरा होम्योपैथिक सिस्टम है, ये जो बेस्ड है वो इसी चीज़ पर है, लाइक क्योर्स लाइक। ये आपका जो मेन जो होता है ना, हॉलमार्क अगर देना तो वो इसको होम्योपैथी को इस चीज़ का देंगे, वहाँ से स्टार्ट है। तो जब हम पूरा ये चीज़ देखते हैं तो फिर यहाँ पर अब आप सिमिलर्स ले रहे हो सब कुछ पेशेंट का, तो लेकिन अब डिपेंड क्या करता है कि ऐसा नहीं कि अगर जैसे हमारा एलोपैथी के अंदर हम देख लेते हैं तो वहाँ पे सिम्टम बेस्ड अप्रोच है, करेक्ट, राइट। और हमारी होम्योपैथी में होलिस्टिक अप्रोच है। अब होलिस्टिक क्या होता है, जैसे कि नाम आपने लिया है होल, पूरे पेशेंट को एज अ पर्सन देख रहे हैं हम, एज अ पेशेंट नहीं देख रहे कि अच्छा ठीक है सर दर्द है तो ये दवाई है, ठीक है।
उसके बाद डायबिटीज़ है तो ये दवाई है, ओके, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, हर पेशेंट अलग है हमारे लिए। ठीक हम प्रिजुडाइज नहीं हो सकते कि कोई पेशेंट आया, अच्छा आपको हेडेक है तो ठीक है हम ये मेडिसिन दे देंगे। नो, लेट अस नो कि पेशेंट को हेडेक क्यों है, उसका रीज़न होगा। ओके, कब उसको आराम हो रहा है, किस चीज़ से उसका हेडेक बढ़ रहा है, ओके, वो डिपेंड करता है। इनफैक्ट टाइम फैक्टर भी बहुत होता है हमारे लिए ओके, कि किस टाइम बढ़ रहा है, किस टाइम कम हो रहा है, उठ के, सो के, बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी मोडालिटीज़ होती हैं, तो वो चीज़ ज़रूरी होती है। तो यहीं से हम देखते हैं कि पेशेंट का एक पेशेंट सेंटर्ड अप्रोच है। तो दिस इज़ हाउ होम्योपैथी डिफरेंट भी है, एंड यही होम्योपैथी है, मतलब इंडिविजुअलाइजेशन। तो होम्योपैथी जहाँ पे भी प्रैक्टिस की जाती है सबके एक स्टैंडर्ड नॉर्म्स हैं, बेशक वो इंडिया हो या ओवरसीज हो, या उसमें भी कोई वेरिएशन है? मैं आपको सच बोलूँ तो स्टैंडर्ड नॉर्म्स ही हैं, बट ओके, ओके, क्वैक्स वाली चीज़ होती ना, जी, वो भी हैं। इसमें भी है? जी हैं, बिल्कुल हैं। अच्छा, और जानते हैं सब, क्वैक्स वाली चीज़ है। अब कुछ लोग होम्योपैथी एलोपैथी भी साथ में दे रहे हैं। बहुत सारे एलोपैथ्स भी होम्योपैथी यूज़ करते हैं, वो प्रिस्क्राइब भी करते हैं। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी क्वैक्स वाली चीज़ भी होती है, इसलिए हमेशा जस्ट गो टू अ क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर। और खुद से कभी ऐसे दवाई नहीं लेनी कि आपने देखा, नेट पे सर्च किया, गूगल करते हैं आजकल कि अच्छा हेडेक हो रहा है ये दवाई ले लो, नहीं तो फिर वो जो होम्योपैथी उसका पूरा बेस ही ख़त्म हो गया ना, वहाँ पे आपने पूरा अप्रोच ही ख़त्म कर दिया। फिर तो क्वैक्स रहते हैं वहाँ पे भी, तो हर जगह नॉर्म्स तो सेम है। ओके, सो स्टैंडर्डाइज्ड है वो चीज़ कि बेसिकली जो लेना चाहिए, जो हैनेमन सर ने स्टार्ट किया था वो यही किया था ना कि आपको पेशेंट का पूरा केस लेना है, ठीक है, आपको पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच रखना है, आपको पेशेंट को इंडिविजुअलाइज्ड करके देखना है, प्रिजुडाइज कभी नहीं होना कि किस चीज़ के लिए कौन सी दवाई रहेगी। तो इंडिविजुअलाइजेशन इज़ ज़रूरी ना। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि अगर हम इसको कंटेम्प्रेरी लेवल पे कंपेयर करें विद आयुर्वेदा और या विद एलोपैथी या फिर होम्योपैथी या आजकल यूनानी भी एक, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चारों अलग अलग वॉक्स की स्टडी है और लोग उसको यूज़ भी कर रहे हैं और ट्राइड एंड टेस्टेड फार्मूला है। तो ये दोनों चारों में डिफरेंस क्या है जब हम एलोपैथी को कंपेयर करें विद होम्योपैथी एंड आयुर्वेदा? देखिए ये बहुत है तो वास्ट अगर देखा जाए। अगर मैं बहुत ही ब्रीफ तरीके से बताऊं, जो सबसे ज़्यादा अभी चल रहा है, जो है ना थोड़ा सा चैलेंजिंग क्वेश्चन भी, और या फिर बोले हॉट टॉपिक अगर हम बोलते हैं, तो वो है एलोपैथी वर्सेस होम्योपैथी जो अभी चल रहा है। ये चीज़ है। बट इसका ये इसमें रीज़न भी होता है। इसका रीज़न ये है कि बेसिकली हमारा जब हम एलोपैथी होम्योपैथी की बात करते हैं, पेशेंट के ऊपर बहुत मैटर करता है। सब कुछ मिथ्स बनाए होम्योपैथी के अगेंस्ट, वो मिथ्स की वजह से ये प्रॉब्लम है। द थिंग इज़ क्विक रिलीफ, बहुत जल्दी आराम नहीं करती होम्योपैथी। प्लेसिबो इफेक्ट है, कुछ नहीं है, सिर्फ मीठी गोलियां हैं। आपने देखा होगा जो बोलते हैं ना कि बच्चों को दे सकते हैं, तो फिर उनका रहता है कि हाँ शायद दे ही सकते होंगे क्योंकि मीठी गोलियां ही तो हैं। और उनको लगता है इसमें कुछ दवाई नहीं है, ठीक है, कुछ भी इंग्रेडिएंट नहीं है, क्योंकि जो मेन उनको लगता है कि अगर कुछ दिख नहीं रहा कॉम्पोनेंट तो इट्स जस्ट प्लेन वाटर, इट्स ओनली प्लेसिबो इफेक्ट। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो अभी चल रहे हैं, रिसर्च जो है वो और हो रही है इफेक्टिवनेस ऑफ होम्योपैथी के ऊपर, उसका प्लेसिबो इफेक्ट है कि नहीं है, इन सब के ऊपर रिसर्च हो रही है। बायोफिजिक्स है, बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च हो रही है। बट जब हम इन दोनों की बात करते हैं, एलोपैथी एंड होम्योपैथी की, तो वहाँ होम्योपैथी में कोई प्लेसिबो इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है। मेडिसिन वर्क कर रही है, बट द थिंग इज़ डाइल्यूटेड फॉर्म में। मेडिसिन का जो आपको सब्सटेंस है, इंग्रेडिएंट है, वो आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डाइल्यूटेड है। और हमारे होम्योपैथी के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड हमारे पास वो सब्सटेंस सॉल्वेंट में जितना डाइल्यूटेड बनाते जाते हैं, उसको प्रोसेस रहता है पूरा बनाने का, एक स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल के अंडर किया जाता है, और उसमें पूरा है कि जितना ज़्यादा डाइल्यूटेड है उतनी ज़्यादा उसकी हायर पोटेंसी बन रही है। पोटेंसी इज़ नथिंग, बस आपका जो स्ट्रेंथ है, कंसंट्रेशन है, वो दवाई का बढ़ता जा रहा है, ये वाली चीज़ है। और फिर वो आपकी छोटी से छोटी बीमारी से लेकर बड़ी से बड़ी बीमारी तक देखा जाता है कि कौन सी डोज देनी है और कौन सी आपको स्ट्रेंथ देनी है। तो ये में डिफरेंस है। बाकी बहुत सारे और भी मिथ्स हैं कि आप प्रेगनेंसी में दे सकते हो, नहीं, ठीक है, उसके बाद बच्चों को दे सकते हैं या नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं है। होम्योपैथी सेफ़, प्रेगनेंसी में भी सेफ़ है और आपका बच्चों के लिए भी सेफ़ है। एंड ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है, रिजल्ट आ रहे हैं ना। हैव यू एवर ट्राइड, मैं यही बोलूँगी, हैव यू एवर ट्राइड। तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी सालों से इंडिया में होम्योपैथी बड़ी पॉपुलर रही है। कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया में तो स्पेशली जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, केरला हो गया, वहाँ पे आयुर्वेद के अलावा लोग होम्योपैथी भी यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेट्स में भी अवेयरनेस बढ़ रही है। बट अभी भी वो एलोपैथ्स के साथ एक्सेप्टेबिलिटी, आपने एक बीच में स्टेटमेंट दिया जहाँ पे आपने बोला कि कुछ आपके एलोपैथ डॉक्टर्स हैं जो कॉम्बिनेशंस कर रहे हैं, जहाँ पे वो एलोपैथी के साथ होम्योपैथी को भी इंक्लूड कर रहे हैं।
राइट। आपने बताया। तो ऐसा क्यों है कि एक ऑन अ मास लेवल एक एलोपैथ इस चीज़ को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं करता कि ये भी एक ऑल्टरनेट मेडिसिन बन सकती है? देखिए, बिकॉज अभी जो सबसे मेन चीज़ है जो बोलते हैं और ये हो रहा है कि साइंटिफिक वैल्यू Okay. या फिर आपका प्रूफ नहीं हुआ इतना, बट इस चीज़ की रिसर्च भी चल रही है, बट रिजल्ट्स दिख रहे हैं तो कुछ तो है, राइट। एनर्जी है, जी। ठीक है, ये वाली चीज़ तो दिख रही है, एनर्जी वाली चीज़ की, हाँ, उस मेडिसिन के अंदर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो मेडिसिन है उसका जो हीलिंग बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, दैट्स इट। तो नॉर्मली इसमें एक जो जनरल लोगों का परसेप्शन ये है कि एलोपैथी बड़ी फास्ट है, क्विक है और इंस्टेंट रिलीफ है, और उसको एज कम्पेयर टू होम्योपैथी हम जब देखें तो वो थोड़ा सा ड्यूरेशन ज़्यादा लेती है, वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। जी। इफेक्टिव है जो होम्योपैथ्स क्लेम करते हैं, बट एलोपैथी कहती है कि जो जिस चीज़ को इमीडिएट सॉर्ट आउट करना है या रिजॉल्व करना है, रिलीव करना है किसी पेशेंट को, तो उसमें एलोपैथी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो इसमें आपका क्या टेक है? मैं सिर्फ इतनी बात बोलूँगी कि मैं किसी भी पैथी को ये नहीं बोलती कि ये ज़रूरी नहीं है या फिर ये यूज़फुल नहीं है। Okay. है, एलोपैथी अपनी जगह, होम्योपैथी अपनी जगह। Okay. बोथ कैन नॉट रिप्लेस ईच अदर। ना होम्योपैथी एलोपैथी को रिप्लेस कर सकती, ना वो होम्योपैथी को। सिंपल सी बात है। हाँ, हैं कुछ लिमिटेशंस, और ये हर डॉक्टर को पता होनी चाहिए, हर पैथी को अपनी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए। देयर आर सम लिमिटेशंस जो होम्योपैथी में हैं, बट वहाँ पे वी नेवर डिनाई, और ना ही हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप एलोपैथी में मत जाओ। बट कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहाँ पे एलोपैथी भी रेफर करती है पेशेंट्स को टू होम्योपैथी। ऐसे कौन कौन से केसेस होते हैं? सोरियासिस में मैंने बहुत केसेस देखे हैं। इनफैक्ट सोरियासिस इज समथिंग जो अभी इतना ज़्यादा प्रिवलेंट है लोगों के बीच, ठीक है, जिसमें इतने केसेस दिख रहे हैं कि वो जो सालों से लाइक बीन 20 ईयर्स 30 ईयर्स से वो केसेस वैसे स्टबर्न है, वैसे ही रखे हुए हैं, और उनको कुछ असर नहीं हो रहा। और होम्योपैथी में आके मैक्सिमम विद इन अ ईयर 7 to 8 months आई हैव सीन रिलीफ। बहुत अच्छा रिलीफ देखा है और बहुत हद तक देखा है। विटिलिगो, अच्छा, उसमें भी आप लोग बहुत इफेक्टिव? माई ओन केस, वन ऑफ माई वेरी गुड केस। इट वॉज क्वाइट थोड़ा चैलेंजिंग भी था मेरे लिए। अच्छा। बिकॉज वो एक छोटी बच्ची थी। कितने साल? शी वॉज 13 years old. एंड उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स बहुत, स्पेशली हर मदर, बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, बिकॉज उनकी तीनों बेटियां थी, एंड वो बहुत था कि ठीक है, शी इज़ अ किड, एंड अभी अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो थोड़ा बेटर हो जाए। जी। बट वो थोड़ा रहा है मेरे लिए चैलेंजिंग। आई डिस्कस विद यू कि कैसे चैलेंजिंग रहा है वो। बताइए। उसमें ये था कि वो जो पेशेंट थी, छोटी थी तो वो कुछ बोलती भी नहीं थी, इतना कुछ बताती भी नहीं थी, बट आई वॉज लाइक 13 years old तो बता ही देगी रीज़न, बट उसके अंदर बहुत ज़्यादा सप्रेशन था। अच्छा, राइट। एक एलोपैथी में चीज़ जो रहती है दैट इज़ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा सप्रेस हो जाती हैं चीज़ें, बट यहाँ पर जो था ना वो मैंने उसमें देखा है वो चीज़। तो हम ये मिथ में भी मैं हटाऊंगी कि होम्योपैथी के अंदर सप्रेशन नहीं किया जाता। अच्छा। होम्योपैथी के अंदर हम प्रिवेंशन करेंगे, हम रूट कॉज जड़ से उसको निकाल देंगे, राइट। जड़ से निकालने की कोशिश करेंगे। राइट। मैं उसके अगेंस्ट नहीं बोल रही एलोपैथी की, बट ये चीज़ है। तो ये जो केसेस है ना, ये आपको एक सेटिस्फैक्शन देते हैं कि येस इट रियली वर्क्स, और वो काम करते हुए देखा है मैंने। उस पेशेंट की आपने देखेंगे तो कोई उस पेशेंट को देखेगा सिर्फ उसका फिजिकल हेल्थ देखेगा, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू होम्योपैथी अगर हम देखें तो मैंने इमोशनल, फिजिकल, मेंटल एंड हर स्पिरिचुअल सारी है, सब कुछ देखना पड़ता है। हम लोग सब कुछ कंसिडर करते हैं। तो जब देखा तो उसने कुछ नहीं बोला अपनी मदर के सामने। अच्छा। कुछ भी नहीं बताया। ओके। तो मैं जानती थी, तो मैंने उनकी मदर को क्लिनिक से थोड़ा सा बाहर जाने के लिए बोला। फिर फिर वो जब बैठी थी तब मैंने उनसे बात की। अब पता है होता क्या है कि आपको पेशेंट के साथ ना कनेक्ट करना पड़ता है। करेक्ट। वो आपके लिए पेशेंट नहीं है, राइट। वो आपके लिए एक पर्सन होता है। अब आपको पर्सन सेंटर्ड अप्रोच देखने के लिए उसके साथ ऐसे कनेक्ट करना पड़ता है कि धीरे धीरे वो खुले और वो आपको बताने लगे चीज़ें। ओके। और उसके अंदर सालों से एक चीज़ सप्रेस थी कि मैं तो मिडल चाइल्ड हूँ ना, तो सारी गलती तो मेरी है ना। दिस वॉज द थिंग एंड दिस रियली हिट मी हार्ड। अच्छा। देन आई वॉज लाइक इट्स ओके बच्चा, मैं भी तो मिडल चाइल्ड हूँ ना, राइट। इट्स फाइन। एंड आई वॉज लाइक कि मैं आपके सामने हूँ, मैं आपका केस ले रही हूँ और मैं भी मिडल चाइल्ड हूँ। तो पेरेंट्स कभी हमारे लिए ऐसे नहीं करते ना, भेदभाव वाली चीज़ तो है ही नहीं। वो उसको समझाना था, बिकॉज उसके अंदर ना ये चीज़ बैठ गई थी। अच्छा। कि मैं मिडल चाइल्ड हूँ और सारी गलती तो मेरी होगी ना, घर पे मुझे ऐसे करके फील करवाया जाता है। ओके। जबकि उसकी सिस्टर से बात करके, उसकी मदर से बात करके मुझे ऐसा फील नहीं होता कि ऐसा होता है, बट डेफिनेटली मे बी होता भी हो, बट आपको अब कुछ नहीं कर सकते ना। मैं उसको रिवर्स तो नहीं ले जा सकती। राइट। मुझे था कि उसको आगे का रास्ता दिखाना है। राइट।
तो तब आई काउंसल्ड हर एंड एवरीथिंग एंड मेडिसिन दे के, एंड आफ्टर 2-3 months आई सॉ द रिजल्ट एंड शी इज़ perfectly well. Oh, that's She wonderful. is perfectly well. And starting stage of vitiligo थी, and I'm very happy. वो मेरी, that was my earning. Right. एक डॉक्टर की अर्निंग तो अपना पेशेंट ठीक होना ही होता है ना. तो उसमें आपके दोनों फैक्टर्स आ गए. जब आप एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो उसमें Right. सबसे पहली बात तो आपने उसको काउंसल किया, जो भी उसके फेयर फैक्टर्स थे, जो डीप इनसाइड उसके जो भी एंग्विश था, वो चीज़ आपने निकाली. उसके बाद फिर आपने प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट किया, एंड जो आपको सक्सेस मिली मेरे ख्याल से उसमें आपकी जो होलिस्टिक अप्रोच की आपने जो बात करी राइट. वो रही. तो इस चीज़ को जी please. मुझे अगर ये चीज़ पता ही नहीं चलती ना कि उसके अंदर इतना सप्रेशन है, मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट हुई है, तो वो केस कभी ठीक नहीं होता, सीरियसली नहीं ठीक होता. मैं सिर्फ फिजिकल देखती रहती, और हमारा काम थेराप्यूटिक देना तो नहीं है. थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ हमारी हैं मेडिसिन की, बट वो सिर्फ थेराप्यूटिक अप्रोच देना तो फिर वही हो गया ना कि आप सिम्टम बेस्ड अप्रोच कर रहे हो, दैट्स इट. बट वो चीज़ नहीं है. लेकिन अगर वहीं बहुत केसेस आते हैं जहाँ पर लाइक आपको किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ गया, ठीक है, इमीडिएट रिलीफ चाहिए, ओके, एलोपैथी में जाना है, वहाँ पे वो करेंगे इमरजेंसी के अंदर. बट उस हार्ट अटैक के बाद जो सिम्टम्स आए, वो हेल्थ है, एंग्जाइटी है, इमोशनल हेल्थ है पेशेंट की, उसको मेंटेन कर सकती है होम्योपैथी. सो ये जो होता है ना कि बोथ द वर्ल्ड्स कैन मेक समथिंग टुगेदर वाली चीज़, तो दोनों वर्ल्ड मिल जाए, होम्योपैथी एलोपैथी, तो ये वाली चीज़ हो गई. तो बहुत सारी जगह ये भी होता है, दोनों को काम करना पड़ता है. अब उन्होंने लिया और हमने भी अपनी दवाई दी कि उसको आगे कैसे कंटिन्यू रखें कि वो अब दोबारा वो चीज़ ना हो. तो ये चीज़ में है, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ है. सर्जरीज़ में जहाँ सर्जरी की ज़रूरत होती है वहाँ पे एलोपैथी ज़रूरी है. तो जहाँ इमरजेंसीज की जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे एलोपैथी इज़ फार मोर इफेक्टिव, और जहाँ पे आपका क्योर है, मतलब प्रॉपर एक रूट कॉज से उसको क्योर करना, उसमें होम्योपैथी विल बी मोर इफेक्टिव. येस, बिकॉज क्रोनिसिटी जहाँ पे क्रोनिक आ जाता है ना, वहाँ पे होम्योपैथी रूट से निकालने की कोशिश करती है, कभी सप्रेस नहीं करती. और वो रूट से निकालना है, इतने साल से कोई दिक्कत चली आई है, उसको जड़ से निकालना है, तो वो टाइम तो लेगा. अब थोड़ा सा तो सब्र ज़रूरी है ना. तो डॉक्टर साहब, आपने इतनी थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई होम्योपैथी के बारे में, तो व्हाई इज़ इट नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया? व्हाई इज़ इट नॉट एक्सेप्टेड विद मासेस? ऐसी क्यों? आपको क्या फीलिंग लगती है कि इसके पीछे रीज़न क्या है? अच्छा, आपको सच बताऊँ, अभी सबसे ज़्यादा पॉपुलर इंडिया में है. सीरियसली? इंडिया, अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो इंडिया में, एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है होम्योपैथी. होम्योपैथी पॉपुलर यहाँ पर है. ओके. बट कंपेरेटिवली जहाँ पे एलोपैथी की बात भी आ जाती है ना, तो लोग होम्योपैथी को यहाँ पे एज एन ऑल्टरनेटिव मेडिसिन कंसिडर करते हैं, एंड एलोपैथी को मेन स्ट्रीम मेडिसिन. Right. ये जो बीच का फ़र्क है ना, ये हट जाए तो बहुत अच्छी बात है. क्योंकि कई बार हम नहीं समझ पाते, अगर हम एक्ने के लिए, एक्जिमा के लिए, कुछ ऐसी कंडीशंस के लिए जा रहे हैं, डायबिटीज़ के लिए भी आप फर्स्ट टाइम होम्योपैथ के पास ही जा रहे हो, तो आप उस टाइम पे भी तो उसको मेन स्ट्रीम मेडिकेशन ही समझ रहे हैं ना. तो वो मेन स्ट्रीम ही तो जा रहे हैं, वो ऑल्टरनेटिव तो नहीं जा रहे. फर्स्ट टाइम अप्रोच भी तो आप कर रहे हैं. तो हर चीज़ में हमेशा तो नहीं है वो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन. तो अब आप इसको थोड़ा हम अपने व्यूअर्स के हिसाब से अगर देखें कि अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो आइडियली एक आदमी किसी डॉक्टर के पास जाता है. बिल्कुल. या किसी को थायराइड है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, या कोई भी ऐसी डिजीज़ है जिसके लिए इमीडिएट मेडिसिन, शुगर है, जी जी. शुगर के लिए भी जाता है. तो क्या होम्योपैथी में उसके ऑल्टरनेट मेडिसिन हैं जो उसको क्योर कर सकते हैं, जहाँ पे हमें एलोपैथी पे ना डिपेंड करना पड़े, सिर्फ होम्योपैथी से काम चल जाए? जी बिल्कुल है. और मैं बोलूँगी तीनों में है, आपने जो नाम लिए, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं. प्लीज़ बताइए. बहुत है इसमें है. आप, मैं आपको सच बताऊँ तो कैंसर के भी केसेस आते हैं, और कुछ केसेस तो ऐसे आए हैं जो थक हार के आए हुए केसेस भी हैं कि अब हमें होम्योपैथी करनी है, हमें नहीं मिल रहा रिलीफ, कहाँ जाएं. तो अभी जो हम मास देखें मेजर, तो बहुत सारे केसेस जो बहुत ऐसे केसेस हैं कैंसर जैसे हो गए, तो उन केसेस में तो वो पेशेंट्स थक हार के ही आ रहे हैं. मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स, अगर स्टेज 4 कैंसर है, स्टेज 3 कैंसर है, कि हमें जवाब दे दिया गया है, कुछ नहीं हो सकता, आप कुछ कर सकते तो प्लीज़. तो कोई केस हिस्ट्री आपको डिस्कस करना चाहें डॉक्टर साहब, जहाँ पे आपने ऐसे कोई मेजर केस में आपने कुछ ब्रेक थ्रू किया हो? हाँ जी, एक ऐसा केस है. एक्चुअली केसेस देखें, कॉम्प्लिकेटेड, चैलेंजिंग, क्रोनिक, बहुत केसेस होते हैं हर डॉक्टर के पास. जी. ठीक है, मैंने बहुत केसेस हैंडल किए हैं, बट एक केस इसलिए क्योंकि वहाँ पर मिसकंसेप्शन पेशेंट को हो गया था, क्योंकि उन्हें जो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो डॉक्टर ने गाइड किया था वो ये था कि वो कैंसर की तरफ जा रहा है. अच्छा. और वो कैंसर है, ये तक बता दिया था. Okay. तो वहाँ पे सबसे पहली चीज़ होती है, ठीक है, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं, रिपोर्ट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है. जी. वहाँ पे मैंने रिपोर्ट्स भी देखी, सब कुछ देखा. तो पेशेंट ने
शी वॉज फीमेल ऑफ 28-year-old फीमेल. ओके. और मैंने उनका वो देखा था, MRI देखा था रिपोर्ट, राइट. अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी. अल्ट्रासाउंड के बाद उनको कंफर्मेशन चाहिए था. सो वो कंफर्मेटरी बेसिस बनाने के लिए MRI कराया गया था. MRI में रिपोर्ट में ये था कि उनको ब्रेस्ट में देर इज़ अ लम्प, वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड है. एंड उसके अकॉर्डिंग ये था कि उनका जो एक कैटेगरी होती है, जब आप ब्रेस्ट इमेजिंग करते हो, बायरेट्स 1, 2, 3, 4 ऐसी कैटेगरीज होती है, उनको वो कैटेगरी 3 दिया था अल्ट्रासाउंड में. अच्छा. बट जब आप MRI की बात करते हो, कैटेगरी 4 दे दिया था. और 4 का मतलब है कि देर इज़ नो सम सस्पिशन, कुछ है थोड़ा सा कि हो रहा है कि हो भी सकता है कैंसर, ऐसे वाली चीज़. और जब 5-6 में जाते हैं तो चलो वो तो बहुत हद तक कन्फर्मेटरी हो जाता है. okay. तो उनसे से पूछा, तो अब मैंने उनसे पूछा कि इसमें डॉक्टर ने आपको क्या बताया. एंड शी वॉज लाइक कि मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको कैंसर स्टार्ट हो गया है, फर्स्ट स्टेज में ऑलमोस्ट हो आप, एंड आपको अब ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है. अब आप पहली बात यंग हो या फिर ओल्ड हो, डजेंट मैटर, आप किसी को भी ये चीज़ बोलेंगे तो वो कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, आप मेंटली कितना स्ट्रॉन्ग बोल लीजिए, वो परेशान हो जाएगा. ठीक है. अब मैंने उनसे बात की तो मैं अब डायरेक्टली नहीं बोल सकती. अगर उनको हो कैंसर तो भी मैं नहीं बोल सकती इस तरह से. ऑब्वियसली पेशेंट को क्लैरिटी देना ज़रूरी है, उसके लिए ऑनेस्ट होना, सच बोलना ज़रूरी है, बट उसको बात को किस तरह से रखना ये उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है. करेक्ट. सो आई वॉज लाइक सबसे पहले एग्जामिनेशन करते हैं. पेशेंट का एग्जामिनेशन किया, मुझे तो कहीं से नहीं लगा कि ऐसा कुछ लग रहा था. मैंने उनकी फिर हिस्ट्री ली थी. फिर हिस्ट्री में था कि उनको पहले कुछ चीज़ें हुई हैं, तो आई वॉज लाइक कि वही थोड़ा सा रेसिडुअल अंदर रह गया है. तो वो शी मैरिड और शी वाज अनमैरिड? शी वाज अनमैरिड. मैंने कहा ये चीज़ भी हो सकती है. फिर मैंने उन्हें सबसे मतलब उनको ये चीज़ एडवाइस करी गई थी कि आप बायोप्सी कराओ. ओके. ठीक है. बायोप्सी कराने को बोला था. नॉर्मली यही प्रोटोकॉल है शायद. राइट. आप ऐसे करते हैं ना कि स्टेप वाइज कर रहे हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, और कन्फर्मेशन चाहिए. तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप बायोप्सी करवा सकते हो, बट फिर भी ऑलमोस्ट कन्फर्मेशन है कि आपका कैंसर की तरफ जा रहा है. सो आई वॉज लाइक ठीक है, बायोप्सी करा देते हैं. दूध का दूध, पानी का पानी, और क्या कर सकते हैं, राइट. वो इतनी परेशान है तो बायोप्सी करवा देते हैं. उनका बायोप्सी करवाया, और बायोप्सी में फिर उनका पता चलता है कि नहीं है, कैंसर नहीं है. इट वॉज जस्ट, होता है ना, एक आजकल बहुत ज़्यादा टर्म चल रही है फाइब्रो एडिनोमा. पेशेंट्स को ना फीमेल में फाइब्रो एडिनोमा बहुत देखा जा रहा है. ठीक है. और पहले उनका भी ये देखा गया था कि शायद फाइब्रो एडिनोमा हो, बट आई वॉज बिट थोड़ा सा था मुझे. वो है क्या वैसे जो आपने? हिमाटोमा, उसे हिमाटोमा बोलते हैं. ठीक है. वो हिमाटोमा था. और जब उसका करा, मतलब जब वो मेरे पास आई तो आई वॉज लाइक कि मैम ये ठीक हो सकता है, क्योंकि अभी मैंने उन्हीं डॉक्टर को दिखाया. एंड शी वॉज लाइक कि इसका कोई मेडिसिन नहीं है, इसकी सर्जरी हो जाएगी, रिमूव कर देंगे. देन आई वॉज लाइक कि इसको ना आप मुझे थोड़ा टाइम दो. मैंने उनसे 3 months मांगे. ठीक है. मैं ये गारंटी नहीं दे सकती कि 3 month में ही ठीक होगा, पर मैंने 3 month मांगे कि लेट्स देखा तो जाए कि कितना फ़र्क पड़ता है. एंड उस पेशेंट का जो हार्डनेस थी ना, वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया था. ये कितने टाइम में आया? 3 months. मैंने 3 months मांगे थे, एंड इट वॉज ऑलमोस्ट 3 months जब उनका ये थोड़ा सा फ़र्क दिखना स्टार्ट हो गया था कि वो सॉफ्ट होना स्टार्ट हो गया. शी इज़ अंडर नो ट्रीटमेंट, अभी चल रहा है उनका कम्प्लीटली. आई वोंट लाई बिकॉज आई एम वेरी ऑनेस्ट टू माई प्रोफेशन. मैं सच बोलती हूँ, जो है वो है. अभी चल रहा है उनका ट्रीटमेंट, बट शी इज़ वेरी वेल. उनको पहले पेन भी था, सब कुछ था, एंड कुछ और भी सिम्टम्स थे, बट अभी शी इज़ लाइक बहुत ज़्यादा स्टेबल है. एंड सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी कि वो पेशेंट को बताना तो है कि आपको कैंसर नहीं है, और कैंसर है भी तो उसको आप कैसे प्रेजेंट करोगे. इस तरह से नहीं बोल सकते ना आपको कैंसर है, यू आर जस्ट गोइंग टू नो नेक्स्ट स्टेज में आपका जा रहा है, इस तरह से हो रहा है. नहीं, वो पेशेंट को हैंडल करना, ये तो पहली चीज़ सिखाई जाती है एक डॉक्टर को, तो ये ज़रूरी था. सो दिस वॉज अ केस जहाँ पर मैं आपको बता बहुत कम रही हूँ, बट उनकी जो मेंटल कंडीशन थी, वो जो उनका साइकोलॉजिकल और इमोशनल लेवल था, वो दैट वाज वे मोर देन आई कैन इवन डिस्क्राइब. आई रियली अप्रिशिएट जिस हिसाब से आपने उनको कॉन्फिडेंस दिया होगा, प्रोटोकॉल सेट किए होंगे, और जो उन्होंने अपने अंदर जो चेंजेस देखे होंगे, जो आपने कहा कि वो सॉफ्ट होना शुरू हो गया था, तो आई बिलीव कि वो डेफिनेटली. और इवेंचुअली होगा क्या इसमें, मतलब इट विल डिसॉल्व और व्हाट विल हैपन? चांसेस तो डिसॉल्व के हैं कि हो जाएगा. अभी जो उनका, क्यों, बिकॉज ये होता है ना कि आपको स्टार्टिंग में पता चल जाता है दवाई असर कर रही है. अब मैंने उनका फर्मनेस देखा है, बहुत फर्म था, बहुत हार्ड था, वो सॉफ्ट हो रहा है. मुझे तो अभी भी एक पल के लगता है कि मे बी वो फाइब्रो एडिनोमा वाली जो चीज़ है शायद वही हो, या फिर जो उन्होंने मुझे पहले एक अपनी दिक्कत बताई थी, शायद उसका रेसिडुअल कुछ रह गया अंदर. बट ठीक है, अगर अभी हिमाटोमा आया रिपोर्ट्स में, काम हो रहा है ना, वो ठीक हो रहा है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए. या शी इज़ हैप्पी, एंड आई विल ट्राई कि वो वापस रिकवर ना हो. हमारे में होम्योपैथी में होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देते हो, चाहे हम स्टोन होता है किसी को या कुछ और होता है, तो एक बार निकल गया स्टोन, बट वो दोबारा ना हो.
इस चीज़ के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल देते हैं कि पूरे पेशेंट का एक बार कौन सी मेडिसिन चलेगी कि वो आप उसके चांसेस कम हो जाएं, अलॉन्ग विद डाइट एंड अदर प्रिकॉशंस जो लेने हैं, जो आप बताते हैं या वो ज़रूरी है, जो प्रिकॉशंस ज़रूरी है। लाइक कुछ एक्सरसाइजेज हैं, ब्रेस्ट में भी फीमेल्स के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं कि अभी जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, तो ब्रेस्ट कैंसर को आप जो आपके लिम्फ नोड्स हैं वो प्रॉपर ड्रेनेज हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, वो एक्सरसाइजेज करनी ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने हर पेशेंट को अलॉन्ग विद द मेडिसिन्स मैं हमेशा उनको काउंसिल भी करती हूँ और मैं उनको सही रास्ता भी बताती हूँ कि इस डायरेक्शन में आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है, तो आपको इससे आराम मिलेगा। सो दैट आपको एक चीज़ चाहिए ना कि आपकी दवाई को और ज़्यादा एड एक दे, ठीक है, उसमें साथ में एक पुश दे, सो दैट दवाई अपना काम और अच्छा करे प्लस एक्सरसाइजेज जो हैं वो फेवर करें। तो सारी चीज़ें एम्पलीफाई होकर के डेफिनेटली रिजल्ट तो देती हैं। जी बिल्कुल। ओके, जब हमने इतने सीरियस नोट पे बात करी कि कैंसर हो सकता था, फिर आपने उसको टोन डाउन किया, तो मेरा एक जनरल सवाल ये है कि जैसे लोग डायबिटिक हैं या हाइपरटेंशन वाले हैं, उनको कितनी रिलीफ मिल सकती है होम्योपैथी से? कितनी रिलीफ मिल सकती है ये तो पेशेंट्स जानते हैं, क्योंकि इसमें डॉक्टर साहब पूछने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग एलोपैथिक मेडिसिन के साथ डेली सर्वाइव कर रहे हैं कि उनको डेली वो लेनी ही है, बेशक वो हाइपरटेंशन हो या डायबिटिक हो या थायराइड हो। राइट। क्या उसको रिप्लेस किया जा सकता है विथ होम्योपैथी और जीरो एलोपैथी, ऐसा हो सकता है या क्या है इसमें? जी मैं बताती हूँ, दो कंडीशन आती हैं बहुत क्लियरली। ओके पहली कंडीशन आ रही है जहाँ पर पेशेंट ने अभी स्टार्ट ही नहीं करी है मेडिसिन लेनी, ओके कुछ स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है। ओके और दूसरी कंडीशन आ रही है जहाँ पर पेशेंट ऑलरेडी मेडिसिन ले रहे हैं, अच्छा सालों से ले रहे हैं या फिर जस्ट स्टार्ट करी है। ओके अगर जस्ट स्टार्ट सबसे पहले है कि बिल्कुल स्टार्ट नहीं करी है तो बहुत अच्छा है हमारे लिए, इट्स वेल एंड गुड। पेशेंट आएंगे, हम उनका पूरा केस लेते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे वो 1 घंटा ले रहा है चाहे आधा घंटा ले रहा है, हमारा टाइम, पेशेंस बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के लिए भी और पेशेंट के लिए भी। ओके पेशेंस से सबसे ज़रूरी जो स्टार्ट होता है वो पेशेंस के साथ होता है कि आपको पेशेंस रखनी है, ठीक है। धीरे धीरे ट्रस्ट और पेशेंस ज़रूरी है, ट्रस्ट और टाइम के साथ बिल्ड हो जाएगा जैसे जैसे उनको रिजल्ट्स दिखेंगे, राइट ठीक है। पेशेंट आता है, पहले उनका केस टेकिंग पूरा कंप्लीट हुआ है, हमें कॉज जानना है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ये मेरा केस भी रहा है प्लस मैं जस्ट अभी एग्जांपल में ब्रीफ करूँगी। एक पेशेंट एस्थमा का, ठीक है, अब उनका बहुत अच्छे से टाइम लगा है, केस लिया, ठीक है, वो दवाई ले रहे हैं, कुछ दिन ठीक रहे, क्योंकि अटैक्स आए हैं एस्थमा के, तो उसकी वजह से क्या होगा, उनको थोड़ा सा फील हुआ कि ठीक है अभी तो मुझे थोड़ा सा ना सब कुछ सही रखना है, कुछ खाना पीने का हर चीज़ का परहेज़ रखना है, राइट। तो उनको दवाई असर कर रही थी, कुछ टाइम बाद उनकी फैमिली बोलने लगी कि इनको कुछ असर ही नहीं हो रहा है, इनका जो है ना दिक्कत बढ़े जा रही, दवाई तो ये कंटिन्यूस ले रहे हैं। तो मुझे था कि ठीक है, मैं अपने पार्ट पे एक बार फिर से रीकेस टेकिंग करते हैं। जैसे हम मानते हैं कि कई बार ये होता है कि पेशेंट एक बारी में पूरा केस नहीं देता ठीक से, तो आप रीकेस टेकिंग करो। 3 जगह पे फॉल्ट हो सकता है, पेशेंट के पार्ट पे फॉल्ट हो सकता है, डॉक्टर के पार्ट पे फॉल्ट हो सकता है, या रेमेडी के पार्ट पे फॉल्ट कि हमने रेमेडी गलत प्रिस्क्राइब कर दी है, ठीक है। अब क्या था कि मुझे उस टाइम ये जो लगा था कि शायद मेरे पार्ट पे कोई फॉल्ट तो नहीं हो रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वापस रिकंसिडर करने में, सोचने में कोई कुछ जाता ही नहीं है, ठीक है, हम हमेशा सही हैं ऐसा तो नहीं है। मैंने पेशेंट को बुलाया, फिर से केस टेकिंग करी, सब सही था, सब कुछ वैसे का वैसे था, बट एक चीज़ जो मुझे खटक रही थी वो ये थी कि ऐसा क्या हो रहा है जो मुझे नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। मैंने वापस बोला उनसे और मैंने उनसे 4 बार एक चीज़ पूछी, क्या आपने स्मोकिंग बंद किया? नहीं। अच्छा, ओके, राइट, उन्होंने बंद नहीं की थी, एंड ही वॉज कॉन्टिन्यूसली स्मोकिंग। तो आप समझ रहे हो कि कॉज क्या था, अभी एक मेंटेनिंग कॉज है। होम्योपैथी में इंपॉर्टेंट है, अगर आप मेंटेनिंग कॉज रखोगे इन जनरल भी तो आपका ठीक कैसे होगा? आपको जिस चीज़ से दिक्कत हो रही है आप वो ही लिए जा रहे हो। आपका किडनी फेलियर है, आप डेली ड्रिंक कर रहे हैं अल्कोहल तो आप उम्मीद भी कैसे लगा सकते हैं कि आपका क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा भी कम होगा? ही वॉज कॉन्टिन्यूसली स्मोकिंग एवरी डे, 2 to 3 सिगरेट्स होता था, तो उनको कैसे आराम होगा? शुरू में आराम हो क्योंकि अटैक आया, तो अब जब कुछ होगा, थोड़ा हिलेंगे तो फिर तो फ़र्क पड़ेगा ना, ये वाली चीज़। तो वही चीज़ है, आप रूट कॉज, आपको मेंटेनिंग कॉज पता होना चाहिए, रूट कॉज पता होना चाहिए। आप डायबिटीज़ का पेशेंट देख रहे हो बट पेशेंट का कोई परहेज़ नहीं है, तो वो ठीक कैसे होगा? मैं ये मानती हूँ कि चाहे कोई भी दिक्कत है, स्पेशली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में, आप समझ रहे हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आपको लाइफस्टाइल तो थोड़ा सा ठीक करना होगा, वो डिसऑर्डर्ड हो गया है ना, तो थोड़ा उसको ठीक करना पड़ेगा। तो 80% आपका लाइफस्टाइल ठीक होना चाहिए, आपकी डाइट मैनेज होनी चाहिए, एंड 20% दवाई काम करेगी, चाहे वो एलोपैथिक है चाहे वो होम्योपैथिक है, 20% ही काम करेगी, वो 80% तो आपको अपना करना है, देखना है, तो बहुत हद तक काम करती है। और अगर जो ऑलरेडी ले रहे हैं दवाई, एलोपैथिक ले रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे अप्रोच रहता है कि पेशेंट हमारे पास आया है ना, कुछ उम्मीद लेकर तो आया है,
कुछ सोच के ही आया है, क्योंकि और मेन रीज़न है कि उसको छोड़नी है ना एलोपैथी, उसको जो दूसरा वो मेडिसिन ले रहा है वो छोड़नी है, इसीलिए तो आए। अदरवाइज वो मेडिसिन ले रहे हैं तो उनको ज़रूरत क्या है अब दूसरी मेडिसिन लेने की। तो ये हमारे लिए ना बहुत ही एक पॉजिटिव भी रहता है और बहुत ही होता है ना कि थोड़ा सा और ज़्यादा खुश होते हैं कि मोटिवेट करता है रियली कि ठीक है पेशेंट बहुत होप के साथ आए तो लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज, तो हम उसको ठीक करते हैं। फिर तो उसमें है कि हम एकदम नहीं छुड़वाते दवाई, ग्रेजुअल, राइट, उसकी धीरे धीरे डोज कम कर देंगे, टेपर करते हैं आप उस चीज़, टेपर करते हैं, राइट, वो एकदम टेपरिंग हो जाता है धीरे धीरे। ऐसे ब्रॉड है बहुत ज़्यादा, उसको नैरो कर दो। पहले आप वो अगर डेली ले रहा है तो धीरे धीरे करके एक मतलब 2 दिन में एक बार हो गया, 3 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, धीरे धीरे वो कम हो जाएगा। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक्टर को हमेशा एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को पूरा केस लेना चाहिए डिटेल में, कभी भी प्रेजुडाइज नहीं होना कि ये पेशेंट आया ठीक है इसके 4 सिम्टम देखे तो ये दवाई दे देते हैं, नो। मेरा हमेशा अप्रोच रहता है कि कोई भी पेशेंट है वो मेरे लिए नया पेशेंट है, क्योंकि जो हमारे होम्योपैथी मेन है ही इसलिए ना, हर इंडिविजुअल अलग है, इंडिविजुअलाइजेशन है, हर पेशेंट अलग है, हर पेशेंट का एक कॉज अलग है डिजीज़ का, तो ये चीज़ है। तो ऐसे करके हर चीज़ हैंडल हो सकती है। बाकी तो काउंसलिंग है, समझाना है। अब बहुत रिजिड पेशेंट आते हैं जो डाइट और लाइफस्टाइल को कोई लेना देना नहीं है, उनको कुछ नहीं है, दे आर लाइक कि दवाई है तो सब ठीक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। तो डॉक्टर साहब अगर मैं ये एक टॉल क्लेम करूं कि होम्योपैथी ये कहती है कि अगर आप लाइफस्टाइल डॉक्टर के कहे अनुसार चलोगे तो आपकी जो एलोपैथी के ऊपर डिपेंडेंसी है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ सकती है। देखिए कुछ चीज़ों में कह सकते हैं, लाइक हमारे स्पेशली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स में कह सकते हैं आप स्पेशली, चलो हम नाम ही ले लेते हैं, डायबिटिक में ये हो सकता है कि आप बिल्कुल ज़ीरो मेडिसिन पे आ जाएं एलोपैथी की। मैंने हेल्प ऑफ देखिए मैं अपने अगर देखूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो मैंने ये चीज़ देखी है कि पेशेंट्स जो लाइफस्टाइल जिनका प्रॉपर धीरे धीरे जिन्होंने मेंटेन किया है, जिन्होंने डाइट कंट्रोल करी है, एक्सरसाइजेस स्टार्ट करी हैं, हाइड्रेशन वाला चीज़ पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंस दी है, उन पेशेंट्स के अंदर मैंने देखा है कि उनको धीरे धीरे उनकी एलोपैथी भी कम हुई है, प्लस होम्योपैथिक मेडिसिन जो थी उसकी डोसेज भी उन्होंने कम करी है, उस पर भी उनको आराम मिला है। तो वो होता है ना कि किसी भी चीज़ में ना सक्सेसफुल होना है तो डेडिकेशन इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जो हेल्थ इज़ वेल्थ को ना बहुत ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं ना, तो उनके अंदर तो ये चीज़ नहीं हो सकती फिर। लेकिन अगर जो सच में ठीक होना चाहते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपको सच में ठीक होना है, वो बोलने से नहीं होता, वो दिखता है पेशेंट के अंदर। तो देखिए जब आप एक रिलीजियसली किसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ऐसे ही आजकल यंग बच्चों में एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, उसको लेकर के होम्योपैथी क्या कहता है? उसको लेके मैं तो ये बोलूँगी कि दवाई से पहले ना बच्चों को काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अभी कुछ मैंने स्टडीज़ भी देखी हैं, सबसे खुश इंसान जो पाए गए हैं, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं, कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर्स हैं, कुछ लोग जेल में भी हैं राइट, कुछ जेल में भी हैं, कुछ कहीं भी हैं। बट जो मेन चीज़ मैंने देखी है ना, वो ये देखी कि स्टडीज़ के अकॉर्डिंग भी है और जो मैंने रियल लाइफ में भी देखा है, सबसे ज़्यादा खुश वो है जिसने रिश्ते बनाए। आप समझ रहे हैं? अच्छा। सबसे ज़्यादा खुश वही है जिसने रिश्ते बनाए। खुशी जो होती है ना वो पैसे से भी नहीं आती है, खुशी किसी लग्जरी किसी चीज़ से नहीं आ रही, दैट इज़ आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आप मेंटली कितने खुश हो, आप इमोशनली कितने स्टेबल हो, वो चीज़ बहुत खुशी देती है। बहुत पैसा है बट इट्स ऑफ नो यूज़ इफ़ यू हैव नो वन टू टॉक, टू शेयर। आज के टाइम पे एंग्जाइटी का सबसे मेन रीज़न है, पहले तो है कॉज क्या है वो मैटर करता है, बट मेन है कोई शेयर करने को नहीं है, किसी के पास नहीं है। एंड जब पेशेंट आता है ना हमारे पास, तो हमें ये रहता है कि पेशेंट जब हमसे शेयर करता है अपनी दिक्कत, तो तब हमें उसका कॉज पता चलता है। ठीक है, हमने पूरा केस लिया, दवाई दे दी, बट वो कॉज जब पता चलता है ना, वो हिट करता है। अच्छा। वो दिमाग में रहता है हमारे, और उसके रिगार्डिंग हमें उसको काउंसिल करना होता है कि वो कॉज क्या है, वो चीज़ पता होनी चाहिए। एंड दूसरी चीज़ है कि मैं तो हमेशा ही ये बोलती हूँ हर पेशेंट को, हर इंसान को, कि लाइफ इज़ टू शॉर्ट। ठीक है, स्ट्रेस का, टेंशन का, वो हमारे हाथ में नहीं है, हो जाती है, सबको है, लाइफ की है, फाइनेंसिस की है, पढ़ाई की, सबकी है। बट अगर टेंशन आई है तो उसको रिलीज़ करने के लिए रीज़न भी तो हम निकाल सकते हैं ना। उसके बारे में सोचना कि टेंशन है तो वो टेंशन बिल्डअप ही करेगा ना। इससे बेटर कुछ हमें निकालना है ना कि वो ठीक कैसे हो, उसको निकाल दो। मुझे लगता है जितना लोग शेयर करेंगे अपनी चीज़ें, अपना दुख बताएंगे, उतना बेहतर है, क्योंकि जो पेशेंट हमें बता रहा है मतलब उसके पास और कोई नहीं है ना उतने खुल के बोलने। करेक्ट। पेशेंट बात करते करते ना बहुत बार रो जाते हैं,
अच्छा। तो वी आर लाइक कि हम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं कर सकते आप क्यों रो रहे हो, वी गिव देम टाइम कि आप बोलिए, और अच्छा लगता है कि वो और बातें निकाल रहे हैं। हमारे लिए एज अ डॉक्टर तो अच्छा है कि हमें केस और खुल के समझ आ रहा है जी। बट उस पेशेंट के लिए वो और चीज़ अच्छी है ना कि उसका वो जो अंदर सप्रेस्ड है सारे इमोशंस वो बाहर आ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिकॉज लाइफ में बहुत कुछ है करने को, और मुझे लगता है सबको ये चीज़ माननी चाहिए कि एंग्जाइटी डिप्रेशन ना आप उनसे पूछे जिनके पास कुछ नहीं है आपके पास डॉक्टर तो है बताने के लिए कि एंग्जाइटी डिप्रेशन है, बट जो लोग वी आर प्रिविलेज्ड, Correct. रियली एवरीवन इज प्रिविलेज्ड। घर है, खाने को है आपके पास, यू हैव योर नो लिम्स, अब मेडिकल टर्म आ जाती है मेरी तो, आपके पास हाथ पैर सलामत है ना, आप बहुत प्रिविलेज्ड हो। अब आप इस एंग्जाइटी को नहीं संभाल पा रहे हो। अब जिनके पास तो हाथ पैर भी नहीं है वो तो खुद को नहीं संभाल पा रहे ना, Right. वो तो उनको एक एक दिन मुश्किल है जीने के लिए, Right, तो उन्हें right, वो भी संभालना है। तो आपको तो सिर्फ एंग्जाइटी संभालनी है, उसको बहुत छोटी चीज़ समझो, बड़ी चीज़ें करनी है लाइफ में, तो उसके ऊपर एक विजन बड़ा होना चाहिए, तो सब ठीक हो जाता तो है। आपके पास नॉर्मली कौन से एज ग्रुप के ऐसे बच्चे आते हैं जो मिनिमम या मैक्सिमम जो इस टाइप की प्रॉब्लम से गुजर रहे देखिए होते हैं? आजकल सच कहूँ तो मुझे बुरा लगता है कि टीनेजर्स भी आते हैं, बट अभी जो है ना मोस्टली 25 to 35 के बीच के लोग बहुत आते हैं। ये जो मिड एज होती है ना, फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव एज है उसके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, और मेल की बात करें तो अभी जिनकी शादी होने वाली है या कुछ ऐसे हैं, या फिर जो कॉलेज लाइफ में बच्चे हैं और जिनका आगे करियर का प्रेशर आ रहा है, फैमिली से प्रेशर आ रहा है, तो ये इस एज के बहुत आते हैं। प्लस एक चीज़ ऐड करूँगी कि बहुत Please. बुरा लगता है सुन के जी। कि ओल्ड एज पीपल, द Oh. एल्डरली वंस, वो लोग आ रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ देख के लगती है कि ये पूरी लाइफ पेरेंट्स लगा रहे हैं, एंड देन यंग जनरेशन सिर्फ अपनी एंग्जाइटी दिख रही है, बट उनका क्या, जिन आप एंग्जाइटी भी ले रहे हो तो आप उस लायक बने हो ना कि आपकी फैमिली पेरेंट्स ने आपको बनाया, राइट, तो वो चीज़ तो आपको देखनी चाहिए कि आप उनको एंग्जाइटी भी तो दे रहे हो राइट। अल्टीमेटली। तो वो बहुत आते हैं, और बुरा भी लगता है कई बार देख के कि लाइक ओल्ड एज होम्स बने हैं, तो सबसे तो बड़ी बुरी बात यही लगती है कि वो बनने पड़े उन्हें, मतलब ऐसा सिचुएशन आई कि वो बने हैं। तो हर तरह के पेशेंट्स आते हैं, वो आज पेशेंट बन गए, तो मुझे तो लिटरली बहुत बुरा लगता है ये चीज़ के। अच्छा, लोग बच्चों में जैसे आजकल डिप्रेशन देखा गया है, या जो आपने 25 के आसपास के लोगों को आपने बताया मेजरली जो आपके पास आते हैं, मेजर प्रॉब्लम्स क्या हैं उनकी? मतलब लाइफ में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से वो इतनी डिप्रेशन में? इज़ इट कंपटीशन, इज़ इट फाइनेंसेस, इट इज़ लुक्स? क्या चीज़ है जो इनको बॉदर कर रही है? अगर तीनों चीज़ें, अच्छा, तीनों चीज़ें बेसिकली बिकॉज थोड़े से एथिक्स, थोड़े से मैनर्स, एक अगर कोई किसी के लुक्स के बारे में बोल रहा है ना, तो फिर पीपल आर लाइक उसी के अकॉर्डिंग लोग सीख रहे हैं चीज़ें। तो लुक्स का बॉडी शेमिंग करना, लुक्स के लिए एक दूसरे को बोलना, ये चीज़ तो अगर एक भी सही स्टैंड ले, एक भी जना रुक जाए, तो गलत क्यों फॉलो करना है? करेक्ट। सही फॉलो करना चाहिए। तो लोग लुक्स के बारे में बोल रहे हैं, तो कुछ लोग हैं ना जो इसके आगे मतलब ये चीज़ रोक भी तो रहे हैं, तो उनको फॉलो करो। लुक्स के लिए भी बोल रहे हैं, लोगों को आजकल है कि ये चीज़ देखे थोड़ा सा कि फाइनेंसेस कम है तो हम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते। राइट, आप हो, वो है। डोंट लूज योर इंडिविजुअलिटी। किसी को देख के कुछ नहीं बनना, हम खुद कुछ अलग बने ना। लेट्स स्टैंड आउट डिफरेंटली, राइट। वेरी डिफरेंट। किसी से अलग करो, कुछ किसी से अलग बनो। अगर हम बोलते हैं कि हमें उसके जैसा बनना है, तो वो वैसे कैसा बना, राइट, एब्सोल्युटली। उसे भी टाइम लगा, वो एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बना है, उसने किसी को कॉपी नहीं किया है, तो लेट्स फॉलो दैट थिंग। तो डिप्रेशन फाइनेंसिस का भी है, करियर का भी है, पर मुझे लगता है कि डिप्रेस होने से बेटर मेहनत करो। मुझे यही चीज़ लगती है। व्हाट इज़ डिप्रेशन? जो डिप्रेशन ले रहे हैं मैं उनसे बोलूँगी कि एक बार आप डेफिनेशन तो बताइए डिप्रेशन क्या है। राइट, ठीक है, कुछ का जेन्युइन मुझे समझ आता है, अगर फैमिली में कोई लॉस हुआ है फैमिली का, आई रिस्पेक्ट दैट, जेन्युइनली मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ उस चीज़ की, जी। बट उसके लिए भी बाकी फैमिली मेम्बर्स होने चाहिए कि आप उनको कंसोल करो, आप उनकी हेल्प करो। एंड डिप्रेशन ना, जब आप दूसरे को समझाते हो, दूसरे को कंसोल करते हो, वो अपना डिप्रेशन कम हो जाता है। रियली? रियली अच्छा। अगर आप दूसरे का दुख देखते हो ना, और वो जब पता चलता है कि वो दुख बहुत बड़ा है, तो आपका अपना दुख चला जाता है। राइट। और आपके पास प्रोपोर्शन के हिसाब से मेल ज़्यादा आते हैं, फीमेल ज़्यादा आती हैं जो ऐसे केसेस होते हैं? फीमेल ज़्यादा आती है। अच्छा, फीमेल ज़्यादा आती है। फीमेल ज़्यादा आती हैं, मेरे पास फीमेल ज़्यादा आती हैं। ओके। मैं जनरलाइज इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज मेरे लिए ना, मैं सच बताऊँ, होम्योपैथी भी नहीं बोलूँगी, बट मैं इन जनरल भी बोलूँगी ना, इंडिविजुअलाइजेशन मेरे लिए बहुत मैटर करता है। हर पर्सन डिफरेंट है, आई कैन नॉट जनरलाइज। जी। क्योंकि कई बार बहुत मेल हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फीमेल को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फीमेल का एड ऑन इसलिए हो जाता है बिकॉज
दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स एज वेल. फीमेल की मंथली साइकिल्स रहती हैं लाइफ में, होता है, तो वो उनका है, वो बॉडी फिजियोलॉजिकली एनाटोमिकली वैसी बनी है, तो बहुत सारी चीज़ें वो और भी फेस कर रही होती हैं, तो वो मूड स्विंग्स भी होते हैं. तो वो कई बार मूड स्विंग्स बहुत अलग लेवल पे चले जाते हैं कि सुसाइड तक के लेवल पे चले जाते हैं. राइट, उस लेवल तक भी चले जाते हैं. तो वो थोड़ा सा देखना पड़ता है. तो मैंने फीमेल्स देखी हैं. अच्छा, हम जब इसके बारे में डिटेल में बात कर रहे हैं, आजकल हेयर फॉल को लेकर के बहुत यंग जनरेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं. अर्ली बॉल्डिंग या एलोपेशिया या हेयर फॉल इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाना या सब बाल सफ़ेद होना, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा रैम्पेंट है. इसमें होम्योपैथी किसी टाइप से हमें हेल्प कर पाए? होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है इसमें, लेकिन उससे पहले मैं ये बोलूँगी सीरियसली, या स्पेशली जो अभी यंग जनरेशन है उसको ये बोलूँगी कि जितना सोचोगे ना कि हमारे बाल झड़ रहे हैं और हम गंजे हो रहे हैं, उतने हो जाओगे. सीरियसली मैं यही बोलूँगी, जितना हम सोचते हैं हमें हेयर फॉल हो रहा है ना, उतना और ज़्यादा होने लगता है. क्यों स्ट्रेस लेना है इस चीज़ का? तो अभी जो है, एक तो डेफिशिएंसी हो रही है, विटामिन डेफिशिएंसी रहती है आपकी, विटामिन डी, विटामिन ई, बायोटिन है, विटामिन B12 है, इन सब के डेफिशिएंसीज हैं बिकॉज न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा प्रॉपर, खाना नहीं मिल रहा है. और जनरेशन अभी सबको पता ही है कि क्या खाना पसंद करते हैं. फास्ट फूड, डेफिनेटली जंक फूड, और अभी वही उनको जन्नत दिख रहा है. तो ये जन्नत जो है ना, ये बाल ख़त्म कर देगी धीरे धीरे. तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना है कि अपना न्यूट्रिशन प्रॉपर रखना है. दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्लीप शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट. अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं डॉक्टर. बहुत डिस्टर्ब रहती है, मैं बताती हूँ. आजकल आपको पता है कि 80-90% आप ले लो, कोई भी मैंने नहीं देखा कि टाइम से सो रहे हैं, टाइम से उठ रहे हैं. राइट. और डिसिप्लिन तो है ही नहीं आजकल. बिल्कुल डिसिप्लिन नहीं है. हम होम्योपैथी के अंदर जब केस लेते हैं ना, तो हम नींद का बहुत ज़रूरी पूछते हैं कि आपकी नींद डिस्टर्ब तो नहीं है. अगर डिस्टर्ब है तो उसका रीज़न क्या है. और जब रीजंस पता चलते हैं तो वो तब पता चलता है कि यहाँ पर ना कॉज निकल कर आ रहा है. नींद आधी से ज़्यादा जनरेशन की, अगर मैं अपनी केस फाइल निकाल के बैठूं और मैं देखूं कि कितना ज़्यादा मिल रहा है कि सबकी मोस्टली स्लीप डिस्टर्ब्ड है, तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो मेजर ट्रिगर ही हो गया. ट्रिगर है वो, ठीक है. आपका डाइट है, आपका स्लीप है, प्लस आपके ये जो आप ये यूज़ करते हैं कंडीशनर्स, हेयर शैम्पू एंड बहुत ज़्यादा केमिकल्स भी यूज़ नहीं, जेल भी आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं. अगर हम बोलते हैं ना कि पहले के टाइम के लोगों को क्यों नहीं होता था, अब क्यों होता है, तो वो लाइफस्टाइल तो देखो, वो डिफरेंस तो देखो, क्यों पहले और अब. ये वाली चीज़ है, बहुत ज़्यादा ब्रिटल और ड्राई हेयर, ये है, बहुत सारे रीजंस हैं इस चीज़ के. तो ये सब तो मेंटेन करने पड़ेंगे. प्लस कुछ ना कुछ देखो, एक तो होता है जेनेटिक, मेल पैटर्न फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस है, जेनेटिक भी है कि फैमिली में चला है तो आ रहा है. इसमें ठीक है, कोई गलती नहीं है, इसमें चला आ रहा है. आप क्या कर सकते हो इसमें, आप मेंटेन रख सकते हो उस चीज़ को. ठीक है, आप ये नहीं कर सकते कि आप पीछे की जीन्स तो आप चेंज नहीं करोगे, बट स्टिल आप उसको मैनेज करके रखो आगे. ये चीज़ कर सकते हैं. बाकी जो फैक्टर्स हैं वो आपका स्लीप, आपका डाइट है, बाकी चीज़ें, फिजिकल एक्टिविटी, बहुत कुछ है. प्लस हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है. तो उसमें कोई प्रोटोकॉल्स हैं या ऐसे कोई सिस्टम है जो आप एडवाइस करते हैं कि वन शुड स्ट्रिक्टली फॉलो? नहीं, मैं स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं बोलती हूँ. मैं ये बोलूँगी कि देखो, आप ये देखिए, बॉडी के अंदर ना सब कुछ इंटर रिलेटेड मेरे अकॉर्डिंग है. राइट. अब डायबिटीज़ आपकी बिगड़ गई सपोज फॉर एग्जांपल, आपका क्या होगा, उससे किडनीज अफेक्ट हो रही हैं. पहले पेनक्रियाज अफेक्ट हुए, डायबिटीज़ हुई, आपकी किडनीज अफेक्ट हो रही हैं. आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी, आपका रेटिना जो है वो इफेक्ट हो रहा है. आपका उसके बाद नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है. तो बहुत सारा ना इंटर रिलेटेड है. एक हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, वहाँ ओबेसिटी की वजह से हुआ, हाइपरटेंशन, ये सब, कार्डियक अटैक, ये सब हो गया आपका. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इंटर रिलेटेड है. वैसे आपका हेयर फॉल भी है. ये अगर आप लाइफस्टाइल सही रखोगे ना, आपका हेयर फॉल भी सही रहेगा, प्लस आपकी इतनी सारी दिक्कतें सही हो रही हैं. तो जब एक चीज़ से इतना सारा बेनिफिट हो रहा है तो आप क्यों नहीं करना. तो डॉक्टर साहब, आजकल एक नए वायरस की बात चल रही है, उसके बारे में भी थोड़ा कुछ बताएं. राइट. अभी बाजार में नई चीज़ आई है, राइट. HMPV वायरस, डेफिनेटली अभी इसकी बहुत अच्छी बात चल रही है. एंड मुझे लगता है कि लोगों को इसकी बात करने से बेटर ना प्रिकॉशन साथ में लेने चाहिए. पीपल आर लाइक सिटिंग ऑल टुगेदर और गॉसिप कर रहे हैं इस बारे में. तो ये गॉसिप से ज़्यादा पार्ट है आपका प्रिकॉशंस लेने का, राइट. तो मुझे लगता है कि अभी जो लोग भूलते जा रहे हैं ना कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे ध्यान रखना चाहिए. ये वायरस ना बस इसलिए आ रहे हैं कि थोड़ा होश में आइए, थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा सा ना जागरूकता फैलाने के लिए आ रहा है. जैसे कोविड आया था, तो मैं ये बोलूँगी HMPV इज़ लाइक इट इज़ ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस.
अब जहाँ पे न्यूमो वर्ड आ रहा है ना, आप समझ सकते हैं, राइट, रेस्पिरेटरी, करेक्ट, रेस्पिरेटरी इलनेस कॉज कर रहा है। सिम्टम्स वही हैं हमारे कोविड वाले अच्छा, जो थे, ठीक है। इसलिए अभी ना लोग जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सिम्टम सेम है तो कोविड की तरह फैलेगा, ठीक है। देखो, फैलने के लिए मैं आपको सही बताऊँ, आराम से फैल सकता है जितना ज़्यादा प्रिकॉशंस नहीं लेंगे। एक डिस्नी, आपका सांस जल्दी जल्दी जो दिक्कत हो रही है, सांस में दिक्कत हो रही है, कफ है, ठीक है, कोराइजा है, ये सारे वही सिम्टम्स जो थे हमारे, ठीक है। तो अब क्या है कि ये सिम्टम कोविड वाले सिम्टम्स हैं, तो जैसे आपने कोविड में प्रिकॉशंस लिए, आप वैसे प्रिकॉशंस लीजिए। कुछ नहीं करना, रेगुलर हैंड वॉश रखना है। उसके बाद कोई भी अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि किसी को ये चीज़ हो रही है, कोई खांस रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप सबसे पहली चीज़ आप अपना देखिए कि आपको कैसे उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, अपना प्रिकॉशंस लीजिए, मास्क लगा लीजिए। बट साथ के साथ लोग क्या करते हैं, ये चीज़ करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नो, आपने अपने आप को प्रिवेंट कर लिया, आपने अपने आप को बचा लिया, बट व्हाट अबाउट अदर पीपल, राइट। वाई डोंट यू, हमेशा डॉक्टर को थोड़ी ही करना है, ये तो हम आपस में भी कर सकते हैं ना। सही बात है। आप उसको बताइए कि आप ऐसे मत खांसिए, आपको इधर जैसे छींकना है, खांसना है, उसको किस तरह से करना है, तो वो फॉलो करना है। अभी कोविड ने इतना सबक सिखाया है तो उसको हम अब क्यों नहीं कर सकते, उस तरह से फॉलो करना है। बाकी होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं क्योंकि अभी सिम्टम्स देखे जाएंगे, क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। और होम्योपैथी में ना एक जीनस एपिडेमिकस होता है, वो बहुत साल पहले से जब डिस्कवरी हुई है तब से ये बना है। और जीनस एपिडेमिकस मतलब एक जो एपिडेमिक कोई चल रहा है ना, उसमें आपने एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल देखे हैं जिनको दिक्कत आई है, उन सब के कॉमन सिम्टम्स देख लिए हैं। कॉमन सिम्टम्स के बेसिस पे दवाइयाँ निकली थी, ठीक है। जैसे कोविड-19 के लिए रिसर्च पेपर हैं, CCRH जो है, वहाँ उन्होंने रिसर्च पेपर्स निकाले थे और आर्सेनिक एल्बम एक दवाई है, अच्छा, बहुत अच्छी प्रूफ हुई है, बहुत अच्छी तो उसके रिजल्ट्स आए हैं। वैसे अभी इस वाले वायरस के लिए भी कुछ सेट ऑफ मेडिसिन हैं जो आप सिम्टम के बेसिस पे, बाकी तो अलग चीज़ें हैं जो पेशेंट की हैं वो माइंड में रखते हुए, या उसको पहले से कोई क्रोनिक इलनेस चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए हम दवाई दे सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सब मैनेजेबल है इसके अंदर भी। और लेकिन जो आपका अगर ये सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं, जो आपका लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो पूरा आपका इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो आपको वो तो पूरा बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा मेरे हिसाब से। तो इज इट a serious problem if in case somebody is ignorant about it? अब मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको ऑनेस्टली, ये जो वायरस है ना अभी लाइमलाइट में आया है। दिस वायरस इज़ एन एक्टर जो अभी लाइमलाइट में आ गया है लेकिन ये बैकग्राउंड एक्टर या बैकग्राउंड डांसर रहा है बहुत टाइम पहले। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 2001 और समथिंग, उससे भी पहले से, राइट, उससे पहले से भी नीदरलैंड्स में और शायद कहीं और पे भी ये वायरस बहुत सालों से रहा है। बिफोर इसका नेम जो है प्रॉपर सबके सामने, बहुत साल पहले से इस वायरस का है, बट अभी ये सामने आया है। द थिंग इज अभी हो रहे हैं, अभी जैसे इंडिया में भी कुछ केसेस आ गए हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलूँगी कि ध्यान नहीं देना, अपना अपनी जो जान है वो अपने हाथ में और कुछ नहीं है, तो अपना खुद ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। वो वायरस बहुत, कोविड से ऐसा नहीं कि कोविड की तरह इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, फ्यूचर हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट nothing to worry. On a face value अभी उतना grave नहीं लग रहा, मतलब it can be, it's a manageable, normal जैसे होता है वैसे ही। Just take it as a flu normal. अब उसमें जो precautions लेते हैं वो लीजिए, hydrated रहिए, ठीक है, अच्छे से बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, हाथ धोने हैं बार बार, जो चीज़ वो वाली चीज़ ध्यान रखिए। कोई भी पेशेंट अगर ऑलरेडी बीमार है तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उसको भी आप गाइड कीजिए कि कैसे रखना है। छींकना है, खांसना है, उसको थोड़ा सा जिस तरीके से बताया गया था कोविड में, आपको वैसे ही करना और कुछ नहीं करना। डॉक्टर साहब, आप बार बार एक वर्ड यूज़ करते हैं, हाइड्रेशन, तो थोड़ा इसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। मेरा पर्सनल सवाल भी है, जब हम हाइड्रेशन की बात करते हैं तो आप किसकी बात कर रहे हैं? पानी पीने की? सिर्फ पानी की भी बात नहीं कर रही हूँ। देखिए मैं आपको बताती हूँ, आपने 1 लीटर पानी पिया जी, ठीक है, आप 1 लीटर पानी पी रहे हैं और आप पूरा दिन काम कर रहे हैं जी, या फिर आप 3 लीटर पानी पी रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, उसके बाद आप घर पे भी काम कर रहे हैं, एंड अ लॉट ऑफ वर्क यू आर डूइंग। उसके बाद एक और चीज़, आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है, खाना खाया, अब आप मुझे बताएं आप हाइड्रेटेड हैं, व्हाट डू यू फील? नहीं। सो बस वही चीज़ है कि लोग बोलते हैं ना कितना पानी पिए, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मैं आपको बोलती हूँ, सपोज़ किसी को स्टोन है, आप 3 लीटर पानी पीजिए दिन का, ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि आप वो पानी 3 लीटर पी रहे हैं, बट अब उसके मुकाबले आप कितना कॉफ़ी और चाय पी रहे हैं। हाँ, ये चीज़ भी तो मैटर करती है, राइट। और दूसरी चीज़ है कि आपका वेट
मैटर करता है, वेट हाइट उसके अकॉर्डिंग भी हम एक बैलेंस बनाते हैं। Okay. तो थोड़ा सा वो देखना पड़ता है, ठीक है। आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है, आप सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, बट फिर आप पानी 1 लीटर पी रहे हो तो यू आर नॉट हाइड्रेटेड। तो वो थोड़ा सा इस चीज़ में हाइड्रेशन अब हम एक्ने की बात करते हैं या फिर हम ग्लो की बात करते हैं, वो नेचुरली जब आपको सब कुछ मिल सकता है तो व्हाई डू यू नीड एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशंस, यू डोंट नीड एनीथिंग। तो ये गर्मी और सर्दियों में प्रिंसिपल्स चेंज हो जाते हैं? इसलिए मैं आपको रीज़न बताती हूँ। गर्मी में आपको जस्ट बिकॉज ऑफ सन हीट और ये सारी चीज़ें, और उससे क्या होगा कि वेदर के अकॉर्डिंग आप पानी पियोगे, ओके, बट सर्दियों में आपको प्यास भी लगेगी ना, वो अपने आप इग्नोर हो जाएगा, करेक्ट, राइट। तो वहीं पर डिफरेंस आ जाता है। तो आप सर्दी में अपने आप बहुत कम पानी पीते हैं, राइट। बट स्टिल आई वुड मेंशन इट, पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। तो डॉक्टर साहब, न्यूबॉर्न्स और प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या होम्योपैथी इज फीजिबल? फिजिबल भी है, फेवरेबल भी है एंड वेरी फ्रूटफुल। अच्छा। बहुत मैं सच बोलूँगी बहुत खूबसूरत तरीके से काम करती है, बहुत अच्छे तरीके से। अगर हम देखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो वो मतलब आपका न्यूबॉर्न तो बाद में आए, चलो पहले प्रेग्नेंट की बात कर लेते हैं। जब हम प्रेग्नेंट वुमेन की बात करते हैं तो बहुत लेडीज़ आती हैं जी, एंड मतलब मैं इसको ऐसे वो नहीं करूँगी, बट मैं सीरियसली बोलूँगी, व्हेन इट कम्स टू व्हेन दे कम टू अ फीमेल डॉक्टर ना, वो और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। सो ये हमारे लिए एडवांटेज है फीमेल डॉक्टर्स के लिए। तो जब फीमेल आती हैं प्रेग्नेंट वुमेन, तो उनका बेसिकली ये होता है कि एक तो वॉमिटिंग, राइट, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, या फिर जी मिचलाना, नोज़िया, ये सारी चीज़ें जो होती है इन सब के लिए आती हैं, या फिर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, इन सब के लिए आती हैं। एंग्जाइटी होती है, घबराहट होती है, तो इन सब के लिए बहुत अच्छे से काम करती है होम्योपैथी। हम देखते हैं कि क्या रीज़न हो रहा है उनका, प्लस डायरेक्ट थेरेप्यूटिक मेडिसिन भी हैं जिस चीज़ में हम उनको तुरंत रिलीफ दे सकते हैं। जैसे आपने बोला ना, तुरंत रिलीफ नहीं मिलता एक्यूट कंडीशन में या क्रोनिक में जल्दी आराम मिले, कैसे, तो वो चीज़ रहती है कि उस टाइम पे ना सिम्टम देखा जाता है, तुरंत रिलीफ भी मिल जाता है, बट वो चीज़ कंट्रोल में रहे, वो चीज़ धीरे धीरे ठीक हो जाए, वो हम ध्यान में रखते हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन बहुत आती है। प्लस मैं एक चीज़ ऐड करूँगी इसमें, बहुत अच्छी चीज़ है कि लेबर के टाइम पे जी, लेबर को ईज़ करने के लिए उस प्रोसेस को, तो लेबर प्रिपरेशन के टाइम पे भी होम्योपैथी बहुत अच्छा काम करती है। अगर राइट, उसमें बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो बहुत ही इनफैक्ट आई वोंट टेक द नेम अभी, बट बहुत अच्छी रेमेडीज़ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं कि लेबर जो है वो आराम से हो जाए प्रोसेस। क्योंकि बहुत केसेस में ना बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती है, फीटल पोजीशनिंग में दिक्कत होती है, कुछ एक ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है, वहाँ पर दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है। तो ये कहीं पे इम्प्लाई हो गया है या अभी लोग कर ही रहे हैं? इम्प्लाई हुआ है, इम्प्लाई हुआ है, रिजल्ट्स देखे हैं। उसके बाद मैंने खुद रिजल्ट्स देखे हैं पेशेंट्स के अंदर प्रेग्नेंट वुमेन में, तो उससे बहुत उनको बहुत आराम मिलता है उस चीज़ में। तो इस चीज़ के लिए वो आती हैं। और जहाँ बच्चों की बात करते हैं, छोटे बच्चों की, तो पीडियाट्रिक्स में तो होम्योपैथी अभी बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। जहाँ पे जैसे छोटे बच्चे, अब देखिए होम्योपैथी ना बच्चे की पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक का काम करता है जी। उसकी पहली सांस से आखिरी सांस तक बहुत अच्छा काम करेगा। आप बचपन से फर्स्ट चाइल्डहुड से आप सेकंड चाइल्डहुड तक देखिए, टिल डेथ बहुत अच्छा काम कर रही है। अब छोटा बच्चा, सपोज जो भी बच्चे होते हैं उनको जॉन्डिस है या फिर और बाकी दिक्कतें हैं, इन सब में भी होम्योपैथी अच्छा काम कर रही है। सबसे अच्छी बात है ना, इसका लेने का तरीका बहुत आसान है। ऐसे कोई गोलियाँ नहीं बहुत ज़्यादा मोटी, या कुछ ड्रॉपर से भी दे सकते हैं बच्चे को दवाई, ठीक है। आप उसको डायरेक्टली रब करके, स्निफ करके, बहुत अलग अलग तरीके हैं देने के। चम्मच में घोल के गोलियों को थोड़ा सा दे दो, तो बहुत एक है, बहुत आराम से एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है दवाई का, एडमिनिस्टर कर रहे हो, बहुत आराम से ले रहा है जी। दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि हर तरह की बीमारी, चाहे उसको डायरिया हो रहा है, चाहे उसको, मैं ये बोलूँगी कि डायरिया से लेकर एकदम एंड स्टेज तक चले जाओ, वहाँ तक की दवाई है। डेंटिशन के टाइम पे अभी तो सबको पता है, बचपन में आपने भी ली होगी, बहुत लोगों ने, सबने बचपन में ली होती है, जब दांत निकल रहे होते हैं राइट, उस टाइम पे दवाई मेरे ख्याल से वो सभी लेते हैं। वो तो सभी लेते हैं, वो सबको पता होता है। इनफैक्ट जब होम्योपैथी में हम कॉलेज में फर्स्ट टाइम गए, तो हमारी पहली चीज़ यही थी कि आप अवेयर होंगे होम्योपैथी से, और पहली चीज़ तो पता है आपको क्या है, कि जब डेंटिशन के टाइम पे बेसिकली जो दवाई लेते हैं वो सबने लिया, सबके पेरेंट्स को भी पता है घर में। Okay. तो वहाँ से तो वो चीज़ है, बच्चों का हर तरह से देखा जाता है। बाकी जैसे नाइट टेरर्स, रात को बच्चे ना रोने लगते हैं। अब एवरी पेरेंट इज़ वेरी कंसर्न, राइट, रात को बच्चे रोते हैं, सपना देखा, बच्चा तो नहीं बताएगा ना, राइट। तो नाइट टेरर्स के लिए अच्छी दवाइयाँ हैं आपकी। उसके बाद बेड वेटिंग, उसके लिए वेरी सीरियस इशू। अभी तो बहुत लोग आते हैं कि बेड वेटिंग करा बचपन से ही, तब नहीं पता होता तो लोगों को, लेकिन अभी पता है कि होम्योपैथी वर्क्स रियली वेल।
उसके बाद ब्रुक्सिज्म भी है, दांत किटकिटाना, ये सारी चीज़ें, तो बहुत अच्छी दवाई हैं, तो इट वर्क्स वेल फॉर बोथ। तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से आपने कोई ऐसा कोई बीमारी ऐसी छोड़ी नहीं जहाँ पे आपकी होम्योपैथी का गॉडली टच नहीं है। मेरे ख्याल से सभी आपने कवर किया है। जी बिल्कुल, मैं ये बोलूँगी कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, राइट, स्काई इज़ द लिमिट। तो क्यों कुछ छोड़ना, बिल्कुल काम तो होम्योपैथी कर रही है, हम बस क्या कर रहे हैं कि हम उसको सही डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। हम उसको जैसे जैसे स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे उसका शुरू में जो बेस बना है, जिस तरह से होम्योपैथी जिस कारण से आई है, ठीक है, उस कारण को निकाल रहे हैं बस, कि क्रूअल ना हो मेथड, ठीक है, वो मेथड बहुत ही नेचुरल आपकी जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है बॉडी की, उनको एकदम जगा दे और वो अपने आप धीरे धीरे काम करे। तो हाँ, ऐसा है सब कुछ। मैं तो बोलूँगी कि अभी तक कर रही है, हर लेवल तक काम कर रही है, फ्रॉम वेरी एक्यूट टू वेरी क्रोनिक, तो वो हर तरह से काम कर रही है, तो सब कुछ। तो डॉक्टर साहब तो इसका मतलब ये हुआ कि आप हर जगह पे प्रेजेंट हैं। राइट, प्रेजेंट हर जगह पे, बट मैं ऐड करूँगी कि लिमिटेशंस हैं, और ये हर डॉक्टर को पता होनी चाहिए कि होम्योपैथी की अपनी लिमिटेशंस भी हैं। ओके। जहाँ पर इमरजेंसी में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पर ज़रूरत है एलोपैथी की, सर्जरी की ज़रूरत है, वहाँ पर करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ओके। अदरवाइज तो कैंसर तक सिचुएशंस में भी वी आर हैंडलिंग। तो मैं बोलूँगी कि ठीक है, देयर इज़ नो ऐसा कुछ कि तो डॉक्टर साहब ना मेरे को कर थोड़ा ये बताएं कि जैसे आप लोग रिसर्च करते हैं या Right. कुछ और आप लोग क्या कर रहे हैं टू मेक इट मोर पॉपुलर अमंग्स इंडियन या वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर। अभी रिसर्चेस एकदम होता है ना आसमान छूने वाली चीज़, वो लग रही हैं। अभी होम्योपैथी में बहुत रिसर्चेस हो रही हैं। CCRH के जो हमारा सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च का है, उसमें बहुत सारे पेपर्स निकाले हैं, प्लस अभी भी कंटिन्यू चल रही हैं। एंड जैसे कोविड के टाइम से जो थोड़ा सा और प्रिवलेंट हुई है होम्योपैथी, कोविड के टाइम पे इतने रिसर्च पेपर्स निकले हैं किस तरह से काम करा होम्योपैथी ने वहाँ पे, और रिसर्च पेपर्स अभी जैसे मैंने आपको बताया कि नैनो मेडिसिन, बायोफिजिक्स में चल रहा है, प्लस ये चीज़ भी प्रूफ हो रही है कि जो होम्योपैथी का एक्शन है उसकी एफिकेसी है, ये सारी चीज़ें। तो अभी बहुत इट्स गोइंग वेरी गुड, अभी बहुत अच्छी रिसर्चेज हो रही है, बहुत ज़्यादा इनोवेशन सब कुछ हो रहा है। प्लस कोशिश कर रहे हैं, जो मेजर अभी फोकस दिया जा रहा है क्रोनिक डिजीज़ के ऊपर, प्लस Okay. मेंटल हेल्थ, साइकेट्री, क्रोनिक डिजीज़, इनके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्चेस चल रही हैं। तो हो सकता है कि अभी मैं आपको सही बताऊं तो अंदर की बात, तो और भी नई मेडिसिन, प्लस उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पोटेंसी। हो सकता है और भी पोटेंसीज उसमें ऐड हो जाएं। पोटेंसी का मतलब है कि आपकी और भी स्ट्रेंथ, पावर और ज़्यादा बड़े दवाइयों की, तो वो चीज़ हो सकती है, नई पोटेंसीज आएंगी, जैसे हमें अभी तक जो पता है उसके ऊपर भी और आ सकती हैं हाई, तो ये वाली चीज़ है। तो मतलब आप देख रहे हैं कि होम्योपैथी का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्यूचर है। बहुत अच्छा फ्यूचर है। अभी थोड़ी सी चीज़ें कुछ ऐड करने को हैं फिर भी, जैसे अभी अवेयरनेस के लिए थोड़े से मुझे लगता है कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा हमको और सपोर्ट चाहिए, ठीक है। बाकी पेशेंट तो हैं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग जितने पेशेंट्स मैं देखती हूँ, प्लस जितने हमारे कलीग्स हैं, सबसे बात करते हैं, होम्योपैथी इज़ प्रिवेलेंट, जानते हैं सब, बहुत अच्छे से जानते हैं। द थिंग इज़ थोड़ा सा हिचक है कुछ में फॉलो करने की, और वो चीज़ तभी आएगी जब आप आएंगे, आप फॉलो करेंगे, आप देखेंगे रिजल्ट्स, तो आप अपने आप ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, मैं हर पेशेंट से बोलती हूँ कि व्हेन यू कम टू अ होम्योपैथ, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड, आपको सच बोलना है। पहली बार में मत बोलिए, दूसरी बार में बोलिए, बट सच बोलिए, क्योंकि पेशेंट की प्रिवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन आप सच बोलेंगे ना, तो वो केस में इतने लाजवाब, इतने खूबसूरत रिजल्ट्स देखेंगे ना, जो आपने कभी नहीं देखे होंगे। इतने अच्छे रिजल्ट्स दिखते हैं अगर पेशेंट ने सही केस दिया है, पूरा केस दिया है, सच बताइए अपनी दिक्कतें, बिल्कुल सच, तो वो अपने आप दवाई निकल के आएगी। क्योंकि हमें नहीं पता किस पेशेंट की क्या दवाई है। Right. कोई भी पेशेंट है, मुझे नहीं पता क्या दवाई है, राइट। वो तो तब पता चलेगा जब पेशेंट केस देगा। पहले से दिमाग में बना ले तो मेरा सिम्टम बेस्ड अप्रोच होगा, Right. मेरा होलिस्टिक अप्रोच नहीं होगा। राइट। पूरे पेशेंट को देखना है तो मुझे ऑब्वियसली पेशेंट से सब कुछ पूछना होगा, पेशेंट को तो टाइम देना होगा, सही अपना बात है। टाइम हम दे रहे हैं तो पेशेंट को भी देना है, तो वो अपने आप ठीक होगा। फिर कोई वो जगह नहीं होती ना होने की। मुझे लगता है डॉक्टर साहब इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग शायद मोटिवेट हों होम्योपैथ बनने के लिए। तो अगर कोई बनना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, उसमें क्या एजुकेशन चाहिए होती है? एजुकेशन, हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि अभी जो है बच्चे बेसिकली ना प्रिपेयर करते हैं, तो वो उन बोलते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है। जी। बच्चों को नहीं पता कौन सा डॉक्टर बनना है, Right. क्योंकि सबके दिमाग में मेनली एक बना दिया है कि मेन स्ट्रीम जो है हेल्थ सिस्टम, वो कौन सा है हेल्थ केयर सिस्टम, और ऑल्टरनेटिव कौन सा है। तो ऑब्वियसली मेन स्ट्रीम चूज़ करता है हर बच्चा। तो अभी जब जैसे जैसे रिजल्ट्स देख रहे हैं और जितना प्रिवेलेंट होम्योपैथी हो रही है, तो जा रहे हैं होम्योपैथी की तरफ।
बहुत सिंपल है कि एग्ज़ाम होता है, देयर इज़ अ नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट है आपका, जो नीट का एग्ज़ाम है। ओके और नीट एग्ज़ाम एवरी ईयर कंडक्ट करते हैं, ठीक है। और वो एग्ज़ाम के बाद आप क्या करते हो कि आपका रिजल्ट आता है, देन आप लाइक अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स द कॉलेजेस आर अलॉटेड, एंड फर्दर वो डिपेंड करता है आपको होम्योपैथी में जाना है, आपको एलोपैथी में जाना है, किस में जाना है। एंड व्हेन इट कम्स टू होम्योपैथी BHMS के लिए आपको उस मार्क्स के अकॉर्डिंग ही काउंसलिंग करनी है। जो कॉलेजेस हैं दिल्ली में, कोलकाता में, डिफरेंट उसमें कॉलेजेस हैं, आपको एक एग्ज़ाम के लिए वो जो काउंसलिंग फॉर्म भरना है, काउंसलिंग फिल करके, ऑनलाइन है सारा प्रोसीजर। ओके वो प्रोसीजर करके आपको कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं काउंसलिंग के बाद, एंड देन यू स्टेप इन टू द वर्ल्ड ऑफ होम्योपैथी। ओके। तो इंडिया में अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं जो, या ओवरसीज़ भी इसके इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं? ओवरसीज़ भी हैं, बट फॉर इंडियंस इंडिया में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। इंडिया से ज़्यादा तो प्रिवेलेंट होम्योपैथी कहीं और, इंडिया में सबसे ज़्यादा है। अच्छा। तो इंडिया में बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। वन इज़ इन दिल्ली, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स, Okay. नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड अच्छा। हॉस्पिटल। या इनफैक्ट आई एम फ्रॉम देयर ओनली। आप तो वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, मैं वहीं से हूँ। ओके। तो बहुत अच्छा है। Okay. ठीक है, फिर हमारा इंडिया में अब उसके बाद आपका कोलकाता में NIH कोलकाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी। लखनऊ में है, अलग अलग जगह पे इंडिया में बहुत हैं। अब साउथ की बात करो, अब नॉर्थ इंडिया की बात करो, हर जगह पे आपको होम्योपैथिक कॉलेजेस मिलेंगे। तो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। एंड बाकी मैं सच बताऊँ तो चाहे कोई भी कॉलेज है, इट डिपेंड्स अपॉन योर पैशन, इट डिपेंड्स अपॉन द ज़ील, द एंथुजियाज्म, डेडिकेशन, फोकस, सब कुछ मैटर करता है। आपको डॉक्टर बनना है टू सर्व द जनता को, आपको सर्व करना है थ्रू मेडिकेशन, तो आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी। और होम्योपैथी में मेहनत भी बहुत है, मैं ये बोलूँगी। वो चीज़ है कि हर पेशेंट के लिए कोई दवाई पहले से फिक्स नहीं है, तो आपको मेहनत Right. करनी है। तो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, और सब कुछ फाइनेंशियली भी एंड स्टेटस वाइज भी। तो डॉक्टर साहब, कुछ चैलेंजिंग और मोस्ट सेटिस्फाइंग केसेस के बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो हर केस चैलेंजिंग होता है एक डॉक्टर के लिए, Right. नॉट मेरे लिए। राइट। चैलेंज की तरह जब हम कुछ देखते हैं ना, तो हम उसमें बहुत अच्छा करते हैं, Right. और ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो एवरी केस इज़ चैलेंजिंग, बट अगर प्रैक्टिकली एक मुझे बताना हो तो जिसने मुझे बहुत सारे केसेस जो ठीक होते हैं और पेशेंट को ठीक देखकर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, वो तो हर केस में मिलता है। तो प्राइसलेस है। बहुत प्राइसलेस है, और बहुत वही अर्निंग है। राइट। जो हम फी लेते हैं ना, दैट इज़ नॉट द अर्निंग। वो जो सेटिस्फैक्शन और वो पेशेंट ठीक होता हुआ खुश दिख रहा है ना कि हम ठीक हो गए हैं, वो सेटिस्फैक्शन है, मीन वो Right. प्राइसलेस खुशी है। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ एक केस की जिससे मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुई, बिकॉज इट वॉज सीरियसली अ लाइफ सेविंग था। तो केस जहाँ पे सुसाइड का Oh, केस था। अच्छा। यस, राइट। शी वॉज अ फीमेल। तो क्या था कि उनकी शादी फिक्स हुई थी, एंड फिक्स होने के बाद वो शी वॉज गोइंग थ्रू अ डिनाइल वाला फेस, ओह। जस्ट बिकॉज उनकी शादी फिक्स हुई, इंगेजमेंट हो गई थी, बट आफ्टर दैट व्हेन शी रिटर्न टू होम शी हैड नो नंबर ऑफ मिस कॉल्स ऑन हर फोन। तो सेल फोन पे जब उन्होंने चेक किया, एंड जब उनके पेरेंट्स ने वो बात करी, वो एक किसी दूसरी फीमेल का, लड़की का फ़ोन था, अच्छा। एंड जिनके साथ उनके फियांसे का अफेयर चल रहा था। ओह, ओके। दैट वॉज वेरी सैड कि जब तक वो कॉल भी फिनिश नहीं हुई थी उस लड़की के साथ उनके पेरेंट्स की, दैट कॉल वॉज ऑन स्पीकर पे था, वो जो लड़की थी वो तब तक जाके अपने टेरेस पे चली गई थी, फॉर या Oh. जिसकी इंगेजमेंट हुई थी, जस्ट अच्छा। सेम डे वो टेरेस पे चली गई थी टू जंप ऑफ, वहाँ से जंप करने के लिए। गॉड। बिकॉज ऑब्वियसली इतना अभी जस्ट इंगेजमेंट हुई है, एंड आपको घर आके पता चल रहा है कि द पर्सन यू गॉट इंगेज्ड विद इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनका कुछ। राइट। तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, एंड लाइक उस समय कुछ समझ नहीं आता है। Right. एंड वो उस फेज़ में चली गई थी बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनकी शादी बहुत टाइम बाद फिक्स हुई थी, अच्छा। बहुत मुश्किलों के बाद फिक्स हुई थी। लेट मैरिज थी शायद। राइट, लेट मैरिज थी, प्लस उनको थोड़ा सा उनके कलर के ऊपर एंड ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इन सब के ऊपर बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता था। सो बहुत मुश्किल के बाद शादी हुई थी, फिक्स हुई थी, तो उनको लगा था कि नो, दिस इज़ एवरीथिंग। शी वॉज फीलिंग लाइक शी इज़ इन हेवन, और उसके बाद ये होना तो वो नहीं बर्दाश्त कर पाई, एंड वो जंप करने के लिए। देन फैमिली वॉज लाइक कि वेयर इज शी। देन किसी भी तरह उनके नेबर ने देखा, एंड वो उसको लेके आए, सब कुछ किया। देन 7-8 महीने तक वो एक रूम में लॉक रही हैं, सिर्फ एक रूम में रहेंगी, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना अपनी जॉब पर जाना, कुछ नहीं करना, जॉब भी छूट गई है। अच्छा। परेशान है, एंड हर दिन पेरेंट्स को ये डर लगता था कि अब कहीं कोई कदम ना उठा ले, कोई एक्यूट डिप्रेशन हो गया। राइट, ऑब्वियसली, क्योंकि इंगेजमेंट फिर तो आगे कोई बढ़ेगा ही नहीं शादी के लिए, राइट। क्यों करेंगी वो, डेफिनेटली।
फिर भी उनके दिमाग में एक सोच थी, ये नहीं थी कि ठीक है जो हुआ अच्छे के लिए होता है, बट बहुत मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना. हमारा बोलना बहुत आसान है, बट एक्सेप्ट करना मुश्किल है, बिकॉज जिसके साथ हो रहा है वो समझेगा. राइट. उनके लिए मुश्किल था बहुत ज़्यादा. कोशिश करी पूरी फैमिली ने, फ्रेंड्स ने, सब ने कोशिश करी, बट वो इस बात से नहीं हो पाया उनको. ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए. उनको ये लग रहा था कि एंगेजमेंट तक होने तक भी इफ समवन इज हैविंग एन अफेयर विद द अदर पर्सन, तो इसका मतलब है मुझ में कमी है. अच्छा, ऐसे लिया उन्होंने, इस तरह से लिया. मैं यही बोला ना कि एवरीवन इज डिफरेंट. अगर उनकी जगह मैं हूँ तो मैं यही सोचूंगी कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बिकॉज मैं अभी उस सिचुएशन में नहीं हूँ. राइट. हर पेशेंट अलग है, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. वो हर सिचुएशन को अलग लेगा. उन्होंने इस तरह से लिया, एंड तब जाके जब उनके पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे बात की. आई काउंसल्ड हर, एंड बहुत मुश्किल था क्योंकि उनके मुंह से एक शब्द निकालना मुश्किल हो गया था. अच्छा, मतलब ओपन अप ही नहीं हो रहे होंगे. मेरे अभी तक मैं जितने केसेस देखे हैं उसमें सब केसेस एक तरफ, वो केस एक तरफ, जहाँ पर ना पेशेंट से आप जब बात ही नहीं कर पा रहे हो, कन्वर्जेशन ही नहीं हो रही, यू आर नॉट एबल टू कन्वर्स विद द पेशेंट. सो मुश्किल क्या हो जाता है कि अब आप कहाँ से कुछ निकालोगे, स्टार्ट कहाँ से करोगे. पेरेंट्स ने मुझे पूरी कंडीशन बताई, सब कुछ बताया, बट उसके मन में क्या चल रहा है वो तो मुझे जानना ज़रूरी था. पेशेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी शादी टूट गई है, बट मेन रीज़न नहीं पता था कि उसको वो शादी टूटने के बाद उसको वो तकलीफ़ क्या है, वो खुद में क्या कमी निकाल रही है. अच्छा. क्या क्या चीज़ें हैं कि मुझ में कमी है, वो खुद को हर्ट कर रही है, और प्लस हर्ट भी आता है वो कैसे कर रही है. ये वाली चीज़ है. वो सिर्फ जंप करना चाहती थी, सिर्फ कूदना चाहती थी, और कुछ नहीं था, कोई और तरीका ही नहीं था खुद को हर्ट करने का. तो रहता है हमारे अकॉर्डिंग ना, इतनी मेडिसिन हैं, ये बोलूँगी कि उनके अकॉर्डिंग आपका ना सुसाइडल टेंडेंसी कैसी है, आप खुद को कुछ वेपन से मारना चाहते हो, आप जंप करना चाहते हो, ठीक है, आप कहीं पे भी कूदना चाहते हो, ये सब डिपेंड करता है. तो इसके अकॉर्डिंग ही हम मेडिसिन डिसाइड करते हैं. बट उससे पहले ज़रूरी होती है पेशेंट से बात करना, उसका पूरा केस समझना, कॉज क्या है वो समझना, उसकी जड़ तक जाना ज़रूरी है. तो ये तो जड़ निकालेंगे, जड़ अगर बनी रही तो फिर वो ऊपर तो ठीक होगा ही नहीं ना, वो सिर्फ बाहर से ठीक होता रहेगा. तो वो बहुत चैलेंजिंग था, एंड टाइम लगा उसमें, थोड़ा सा टाइम लगा. कितना टाइम लगा उसमें? It took me approx 4 months. Is she married now? Yes, she is married. She is happily married, and उनका she is having 2 kids as well. अच्छा. And अभी बहुत अच्छा पॉजिटिव उनका रहा है. इनफैक्ट अब वो खुद काउंसिल करती हैं लोगों को, अगर कुछ ऐसा होता है ना, शी इज़ लाइक कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से काउंसिल करती हैं कि हाँ वो टाइम था, चला गया, पॉजिटिव उसमें रहना. तो अभी मेंटल हेल्थ, साइकेट्री, ये सारे केसेस तो दे आर फ्लरिशिंग एकदम. वो होता है ना कि आए जा रहे हैं. प्रॉब्लम वही है ना कि नहीं है कोई बात करने के लिए लोगों के पास. डॉक्टर साहब, ऐसे चैलेंजिंग केस को जब आप सॉल्व कर लेते हो तो सेटिस्फैक्शन तो इमेंस होती होगी. बहुत खुशी मिलती है. इट्स लाइक अब डॉक्टर को भगवान जो दर्जा दिया जाता है ना, सब कुछ भगवान, सही मायनों में, ठीक है भगवान, बट सही मायनों में हर इंसान जो एक दूसरे इंसान की इस तरह से, चाहे मैं नहीं करती, कोई और काउंसिल करके उसे समझा देता, कुछ कर देता, तो वो जान बचाना है. वो भगवान के बराबर ही है हर इंसान. तो मैं इस चीज़ में टचवुड बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मैं उनके काम आई. मुझे ये चीज़ लगती है, और कुछ नहीं. वो कि उनकी मदद कर पाई, उनके काम आई, वो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है. वेरी नाइस. डॉक्टर साहब, एडिक्शन को लेकर के भी हमारे पास कुछ सोल्यूशंस हैं होम्योपैथी में? जी बिल्कुल है. जैसे लिकर का है, या कोई स्मोकिंग को लेकर के कोई इन ऐसी चीज़ों के ऊपर भी आप कर रही हैं काम? नहीं, इसमें तो काम क्या करे, काम अपने आप आता है. इस चीज़ का काम तो बहुत भर के आता है. और अभी तो यंग जनरेशन, टीनेजर्स, ठीक है, उनके पेरेंट्स परेशान हैं. यंग जनरेशन में कुछ हैं जो खुद छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पा रहे क्योंकि आदत लग गई है, एडिक्शन इतना ज़्यादा है. कुछ हैं जो बहुत रिजिड है, उनकी वाइफ आती हैं, ये छोड़ेंगे कैसे. तो ऑब्वियसली अगर आप रेशियो बोलेंगे ना, तो ऑब्वियसली मेल ज़्यादा दिक्कतें हैं उनको, बहुत ही ज़्यादा, एकदम फीमेल के प्रपोर्शन में इस टाइम पे. तो अभी से नहीं, बहुत टाइम से चला आ रहा है. अच्छा. बहुत टाइम से इन चीज़ के लिए दवाई चल रही है. और बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं. उनके लिए भी है जो दवाई नहीं लेना चाहते. लाइक एक केस बता देती हूँ बहुत छोटे एग्जाम्पल के साथ, आपको ब्रीफ करती हूँ. एक फीमेल थी जो अपने हस्बैंड के लिए आई थी. अच्छा. मुझसे दवाई लेने. और मैंने उनको होम्योपैथी की एक दवाई दी. लिकर का केस था. बिल्कुल. वो एकदम होता है ना कि जो एक दिन में सुबह शाम को सोने से पहले भगवान का नाम लेने की जगह वो शराब का नाम लेते थे. ये वाली चीज़ हुई है उनकी. तो वो इतना ज़्यादा पीते थे. उसके लिए आई थी, और उनका ये था कि वो दवाई नहीं लेना चाहते, वो दवाई लेंगे ही नहीं. वो हर चीज़ में शक करते हैं कि अब मुझे कुछ ना दे दे, वो लेना नहीं चाहते. और जहाँ होता है ना, जो चीज़ आप करना नहीं चाहते वो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते. भूख नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी को खाना नहीं खिला सकते. वो चीज़ है. तो उनका था कि ये दवाई नहीं लेना चाहते.
लेकिन बहुत अच्छी चीज़ थी कि मैंने उस वक्त दवाई दी कि Okay. आप कोशिश करिए, ओके, तरीके बताए, लेकिन उन्होंने जो तरीका ढूंढा वो लाजवाब था। क्या बात है, बताइए कुछ। एकदम अलग तरीके से उन्होंने दवाई दी थी। वो उस दवाई को ना अ, एकदम होता है ना कि घरेलू तरीके से उस तरह से देती थी। वो दाल बना रही हैं, वो उसमें थोड़ा सा डाल देंगे, 10 ड्रॉप्स उस दवाई की डाल देती थी, 2 दवाई दी थी। वो रोटी बना रही हैं, वो आटा गूंथती थी और आटे में जो आटे का बनाते हैं आटे के अंदर डाल देती थी और वो उनके लिए अलग बनाती थी। एंड जब मैंने देखा कि वो खुद अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से वो होता है ना ग्रेसफुली कर रहे हैं किसी काम को, तो वो अलग अच्छा लगता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने ऐसे किया और उसके बाद जो रिजल्ट्स आए कि आप हर दिन पीना, देन हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में अच्छा, 1 दिन। okay. और वो कह रही थी कि कम से कम 2.5 महीना लगा, लेकिन वो छूट गई। वाओ, दैट्स ये अमेजिंग। चीज़ थी और उनके हस्बैंड को भी नहीं पता। तो ये मेरे लिए भी बहुत ही सरप्राइजिंग था कि ओके, ये इस तरह से बहुत अच्छा काम कर रही है, इनके रिजल्ट्स आर वंडरफुल। तो बहुत अच्छा केस हुआ है। तो इट वॉज ब्यूटीफुल। तो हर तरीके से है। वेरी नाइस। तो डॉक्टर साहब, आपके पास सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के लिए भी होम्योपैथी में कोई इलाज है क्या? जी, अभी से नहीं, बहुत पहले से है। बहुत पहले से केसेस आ रहे हैं। जैसे मैं पहले भी जब मैं अपने इंटर्नशिप के टाइम पर थी, या मैंने उससे पहले भी बहुत केसेस सुने हैं। और जब से मेरे पेरेंट्स भी ले रहे हैं, जब मैं जाती थी होम्योपैथ के पास, अपने लिए दवाई लेती थी जो मैंने आपको बताया, तो तब भी मैंने देखा था कि वहाँ पे केसेस रहते थे, बट हमारा ध्यान नहीं जाता। लेकिन प्रपोर्शन में तो ऑब्वियसली मेल बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा, राइट। इसमें जैसे आपकी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, Okay. प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है, जिसको Okay. धात आना कहते हैं हिंदी में, जो नॉर्मल लोगों को पता Okay. होता है गांव घर में। ओके, रूरल एरियाज़ में तो इसी तरह से पता होता है, अर्बन एरियाज़ में प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है। फीमेल आती हैं बहुत सारी, जैसे जो न्यूली मैरिड फीमेल्स होती हैं वो भी बहुत आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स को लेके, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को लेके, प्लस आपका जो यूटीआईज की कंडीशन भी होती है कई अच्छा, बार। वो भी। जैसे यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है, Okay. उन कंडीशंस को लेके भी आती हैं जो आफ्टर मैरिज हुई है। ठीक है, आफ्टर मैरिज दे हैव स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग दोज कंप्लेंट्स, बिकॉज आई हैव सीन अ केस जहाँ पे शी वॉज हैविंग द सेम कंप्लेंट सिंस 25-26 ईयर्स। ओह, ये वाली कंप्लेंट थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जस्ट विद अ सिंगल डोज ऑफ द मेडिसिन शी वाज क्योर्ड। शी वॉज क्योर्ड। अमेजिंग, वो अमेजिंग। उसको हम होम्योपैथी में नोसोड बोलते हैं। अच्छा, वो डिजीज प्रोडक्ट होता है। अच्छा। एंड शी वॉज क्योर्ड। ओके, थोड़ी हाइपरटेंसी थी, शी वॉज क्योर्ड। एंड इट वॉज सीरियसली मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फैक्शन मिला, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड वॉट शी वॉज गोइंग थ्रू सिंस सो मैनी ईयर्स। तो अभी शी इज़ फाइन। वंडरफुल, सो नाइस टू हियर दैट। Yeah, seriously. And it was more nice when I heard it from the patient that we are fine. तो बहुत बहुत एकदम blissful होता है, बहुत खुशी मिलती तो डॉक्टर साहब, आप बुरा ना माने तो मैं एक सवाल पूछना है। जी चाहूँगा। बिल्कुल। लोग होम्योपैथ्स को इतना सीरियस लेते क्यों नहीं है? बेसिकली ये चीज़ ये है ना कि अब मैंने जैसे आपको बताया था कि लोग ना मेन स्ट्रीम में इसको काउंट नहीं करते हैं अभी। कुछ लोग, मैं बोलूँगी, बट मैं जनरलाइज नहीं कर रही इस टर्म को। लेकिन जहाँ पे स्केप्टिशियंस जो आता है ना, ये वर्ड हम बोलते हैं, जी। यही लोग ये कि जब जो बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं ना, मैं आपको बताती हूँ ये चीज़, जो जी। बहुत बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स हैं ना कहीं घूम फिर के यही जो थे पहले, इन्होंने होम्योपैथी की सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा अगेंस्ट हो गए हैं वही सबसे ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ रियलाइज़ करी, Right. उन्होंने वो चीज़ रिजल्ट्स देखे। तो Absolutely. जब रिजल्ट दिखता है ना, तो फिर अपने आप बाहर तो Faith आ निकल जाता है। जाती है मुँह बिल्कुल, से, राइट। बिल्कुल, वो आप बिल्कुल। नहीं रोक सकते। तो वो चीज़ देखिए। अभी थोड़ा सा ये लगता है कि मिथ जो बने हुए हैं ना कि थोड़ा स्लो एक्ट कर रहा है, या फिर असर करता है नहीं करता, या फिर जैसे बोलते हैं मीठी गोलियाँ। ये मीठी गोलियाँ ना जो अच्छे काम कर रही हैं, वो ये मीठी गोलियाँ ही कर रही हैं। इनमें दवाई है, सिर्फ मीठी गोलियाँ नहीं हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो थोड़ा सा मिथ है, थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी कुछ जगहों पर है, बट अब मुझे लगता है कि अब ये भी इतना नहीं है। अब सब लोग जानते हैं होम्योपैथी, एंड सबको पता है कि कैसे जी। क्या किस किस चीज़ों में ये काम कर सकती है। एंड आते हैं पेशेंट्स, तो रिजल्ट्स देखते हैं, एंड जिनको पता है उनको बहुत अच्छे से पता है। आई विश के इस पॉडकास्ट के बाद इन सब चीज़ों को लेकर के जो कंसर्न्स रहे हैं वो शायद आपने काफ़ी हद तक दूर करी हैं। बाकी अगर कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो हाउ शुड दे गो अबाउट इट? अगर कोई मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो दे ऑल आर ऑलवेज वेलकम। एंड मेरा नंबर मेंशन्ड है, इस पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई विल शेड्यूल द अपॉइंटमेंट और फिर मैं इनको देखूँ। Thank you so much, Dr. Saab, for coming and sparing some time. It was a very insightful discussion we had. Thank you so much. थैंक यू।